शोगन एफएक्स की बनाई ये सीरीज 1975 में आई जेम्स क्लेवेल की नॉवेल पर बेस्ड है। माना कि इसके कैरेक्टर्स और ड्रामा काल्पनिक है, बट इस शो में दिखाया गया जापानीज कल्चर, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पर सीक्रेट कॉलोनाइजेशन की प्लानिंग उस टाइम चल रहे सिचुएशन से काफी मैच करती है। और साथ ही साथ इसकी सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी और कास्ट भी कमाल का है, इसीलिए यह शो अचानक से इतना हिट हो रहा है। ये कहानी है साल 1600 की। बरसों से पोर्चुगल के बिजनेसमैन कैथोलिक चर्च की आड़ में जापान में ट्रेडिंग करके खूब पैसा कमा रहे थे। जापान के चाइना के साथ चले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने पोर्टुगीज को अपने साथ ट्रेडिंग करने की इजाजत दे दी। जापान को तब लगता था कि पूरे यूरोप में बस पोर्चुगल का ही राज है। पोर्टुगीज जापान में पहली बार मॉडर्न गन्स और कैनन जैसे वेपन्स लेकर आए थे। यूरोप में तब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस के बीच तनाव चला था। प्रोटेस्टेंट्स यानी ऐसे क्रिश्चियंस जो रोम के कैथोलिक चर्च को नहीं मानते थे। तो जापान में ट्रेडिंग कर रहे कैथोलिक पोर्टुगीज ने सबसे ये सीक्रेट रूप छुपाए रखा था। ट्रेडिंग करने के साथ साथ पोर्टुगीज ने यहाँ पर चर्च बनाकर काफी लोकल लोगों को कन्वर्ट भी किया था। उस वक्त जापान की राजधानी ओसाका थी। हाल ही में जापान के राजा टाइको की मौत हो गई। टाइको का बेटा नाकामुरा अभी तक राज करने लायक बालिग नहीं हुआ था। मरने से पहले टाइको ने जापान के टॉप 5 वॉरियर लॉर्ड्स को इक्वली किंगडम चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब तक टाइको का बेटा 16 साल का नहीं हो जाता, ये 5 लॉर्ड्स जापान को संभालेंगे। बट ऑब्वियसली राजा के मरते इनके बीच जबरदस्त इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया। नाकामुरा के 16 साल का होने से पहले ही ये लोग टाइको की गद्दी हड़पना चाहते थे। इसी दौरान इंग्लिशमैन जॉन ब्लैकथ्रोन की शिप धीरे धीरे जापान की ओर बढ़ रही थी। इंग्लैंड ने स्पेनिश अड्डों को उड़ाकर जापान की लोकेशन ढूंढने के लिए ऐसे कुछ शिप्स भेजे थे, जिसमें से बस अब इन्हीं की शिप बच गई। महीनों तक समंदर में भटकते हुए इनका राशन भी खत्म हो गया था। बट तभी जॉन को जापान के नजदीक होने का सबूत मिला। बट शिप के कैप्टन ने भूख और प्यास से परेशान होकर ऑलरेडी हार मान ली थी। कैप्टन ने जॉन को ऑल द बेस्ट बोलकर खुद की जान ले ली। जॉन को कैप्टन का यह फैसला एकदम बुज़दिलों वाला लगा। कुछ देर बाद ही इनकी शिप आखिरकार जापान में अजीरो के किनारे पर पहुंची। अननोन शिप को किनारे के पास आता देख जापानीज सोल्जर ने उस पर कब्जा कर लिया। भूख और प्यास की वजह से क्रू मेंबर्स का बड़ा बुरा हाल था। सोल्जर्स ने शिप को अपने कंट्रोल में लेकर जॉन समेत बाकी क्रू मेंबर्स को अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया। फिर हमारी मुलाकात शो के मेन कैरेक्टर लॉर्ड योशी टोरानागा और उसके बेटे योशी नागाकाडो से हुई। लॉर्ड इशिडो ने इसे अर्जेंटली अपने पास मीटिंग के लिए बुलवा लिया था। लॉर्ड इशिडो और टोरानागा वो 5 लॉर्ड्स में से एक हैं जो नाकामुरा के बड़े होने तक जापान को संभालेंगे। सारे जानते थे कि लॉर्ड इशिडो टोरानागा को फंसाकर यहाँ पर मारने के लिए बुला रहा था, बट फिर भी इनविटेशन की रिस्पेक्ट करते हुए टोरानागा उससे मिलने चला गया। लॉर्ड इशिडो ने यहाँ पर पूरे काउंसिल की मीटिंग बुलवा रखी थी। काउंसिल ने टोरानागा पर इल्जाम लगाया कि वो पॉलिटिकल शादियां करके अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है और इसने काउंसिल में अपना पलड़ा भारी करने नाकामुरा की मां लेडी ओचिबा को किडनैप करके रखा है। टोरानागा ने रिस्पेक्टफुली सारे इल्जाम से इनकार कर दिया और काउंसिल से वादा किया कि उसे कोई पावर वगैरह नहीं चाहिए, वो तो बस अमन और शांति चाहता है। आगे जो भी काउंसिल करेगी वो वैसा करने को तैयार है। बट फिर भी लॉर्ड इशिडो ने टोरानागा को सजा सुनाते हुए कहा कि वो 7 दिन के अंदर लेडी ओचिबा को वापस लौटा दे। सारे समझ गए कि इस जबरदस्ती के इल्जाम के बदले टोरानागा और उसके सारे चाहने वालों को काउंसिल सीधा मौत की सजा सुना देगी। अपने लॉर्ड को ऐसे सबके सामने बेइज्जत होता देख टाडायोशी ने गुस्से में काउंसिल में चिल्लाकर टोरानागा की साइड ले ली। बट टोरानागा ने उल्टा टाडायोशी को ही सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा। वो फिलहाल लॉर्ड इशिडो के इलाके में थे तो यहाँ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। अपने लॉर्ड का सर दूसरी बार नीचा झुकता देख टाडायोशी ने शपथ खाई कि वो इस गलती के बदले अपनी पूरी ब्लड लाइन की कुर्बानी दे देगा। भाई उस जमाने के लोगों की वफादारी और डेडिकेशन तो नेक्स्ट लेवल का था। ये बंदा अगर आज इन्फोसिस में होता ना तो बहुत आगे जाता। टोरानागा ने वापस जाकर ये सारा इंसिडेंट अपने राइट हैंड जनरल हिरोमात्सु को बताया। टाडायोशी हिरोमात्सु की पोती उसामी का हस्बैंड है, लेकिन काउंसिल में शपथ खाने की वजह से अब कुछ नहीं हो सकता। बट टोरानागा ने हिरोमात्सु से वादा किया कि वो उसकी पोती को कुछ नहीं होने देगा। टाडायोशी ने तो कसम खा ली, बट इसके पागलपंती की वजह से उसामी अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी चोटा मारिको नामी इस लेडी ने उसामी को किसी तरह समझाया कि काउंसिल में शपथ खाने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, इन्हें बच्चे की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी।
दूसरी तरफ अजीरो में होश आते ही जॉन ने अपने क्रू मेंबर्स को बताया कि उन्हें अब समंदर में भटके हुए मर्चेंट्स का नाटक करना चाहिए। जापानीज को जॉन ब्लैकथ्रोन के क्रू के असली मिशन का पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग इंग्लैंड को जापान से कनेक्ट करके ट्रेडिंग की आड़ में उन पर कब्जा करना चाहते हैं। जॉन ने अजीरो के लॉर्ड काशिकी ओमिक से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें आजाद करके शिप के साथ वापस भेज दे, बट काशिकी जॉन के इंसल्ट करके उसे अपने अंकल लॉर्ड याबुशिगे के पास ले गया। याबुशिगे इजू का लॉर्ड था। इजू और अजीरो दोनों कांटो रीजन के अंदर आते हैं और कांटो रीजन का मेन लॉर्ड टोरोनागा है, यानी जॉन ब्लैकथ्रोन की शिप टोरोनागा के टेरिटरी में लैंड हुई थी। जॉन की बातें ट्रांसलेट करने लॉर्ड याबुशिगे एक पोर्टुगीज प्रीस्ट को लेकर आया, बट जॉन को देखते ही ये प्रीस्ट समझ गया कि ये इंग्लिशमैन इनके पोर्टुगीज मंसूबों पर पानी फेर देगा। प्रीस्ट ने झूठा ट्रांसलेशन करके याबुशिगे को बताया कि जॉन एक खतरनाक पायरेट है और उसे अभी के अभी मौत की सजा सुनानी चाहिए। इनका रिएक्शन देखकर जॉन समझ गया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसने फौरन क्रॉस लेकर जमीन पर पटक दिया, याबुशिगे को यह दिखाने कि देखो मैं कैथोलिक धर्म में विश्वास नहीं करता, इसीलिए ये प्रीस्ट मुझे जबरदस्ती मारना चाहता है। तो अब सच्चाई का पता लगने तक याबुशिगे जॉन को जिंदा रखेगा। याबुशिगे भी कोई भला मानुस नहीं था। ये जॉन के शिप से मिले वेपन्स और गोल्ड की मदद से अपनी आर्मी को स्ट्रांग बनाना चाहता है, बट वो ये नहीं जानता था कि टोरोनागा के खबरी चारों तरफ फैले हुए हैं। टोरोनागा को ऑलरेडी इस शिप के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस शिप पर क्रू की छानबीन करने टोरोनागा ने हिरोमात्सु को अजीरो भेज दिया। नाकामुरा को पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस लड़ाई में इंटरेस्ट था, बट टोरोनागा ने इसे समझाया कि अच्छा राजा बनने के लिए लिटरेचर में एक्सपर्ट बनना भी बहुत जरूरी है। टाइको की एक और बीवी डायो ने टोरोनागा को बताया कि समय आ गया है कि वो अब शोगन का ओहदा ले ले। शोगन यानी मिलिट्री का सबसे टॉप कमांडर। कुछ शोगन इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने पूरी गवर्नमेंट पर ही कब्जा कर लिया, बट टोरोनागा ने डायो को बताया कि उसे शोगन बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उधर याबुशिगे ने कीकू का लाइव एक्शन पॉर्न देखते हुए जॉन के क्रू मेंबर को गर्म पानी में उबाल कर मार दिया। अगले ही दिन हिरोमात्सु ने यहाँ आकर जॉन ब्लैकथ्रोन की शिप पर कब्जा कर लिया। ना चाहते हुए भी याबुशिगे को शिप समेत सोना और हथियार हिरोमात्सु के हवाले करने पड़े। फिर दो लेडीज जॉन को नहला धुला के ट्रेडिशनल कपड़े पहनाकर याबुशिगे के पास ले गए। फिर इसने जॉन को पोर्टुगीज लॉर्ड रॉड्रिगेज के हवाले कर दिया। ये अब जॉन को अपने साथ ओसाका लेकर जाएंगे। यहीं पर जॉन को पता चला कि उसका एक क्रू मेंबर मारा गया और बाकी अब भी जेल में सड़ रहे हैं। ओसाका जाते वक्त इन्हें एक जबरदस्त समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते रॉड्रिगेज शिप से नीचे गिर गया। हिरोमात्सु के मना करने के बावजूद भी जॉन अपने इरादे पर अड़ा रहा कि उन्हें वापस जाकर रॉड्रिगेज को बचाना चाहिए, क्योंकि जॉन कभी अपने साथी को मरने के लिए पीछे नहीं छोड़ता। यह देखकर याबुशिगे अपने कुछ सोल्जर्स के साथ रॉड्रिगेज को ढूंढने चला गया, जो कि तूफान से बहकर एक चोटी के नीचे आ पड़ा था। पहले जॉन खुद रस्सी लेकर नीचे उतरने वाला था, पर बाद में उसने जापानीज कल्चर का फायदा उठाकर याबुशिगे को चैलेंज किया कि वो अपनी जान पर खेलकर रॉड्रिगेज को बचाए। जॉन जानता था कि याबुशिगे अपने लोगों के सामने इसका चैलेंज डिनाई नहीं करने वाला। फिर याबुशिगे रस्सी लेकर धीरे धीरे चोटी से नीचे जाने लगा, बट रास्ते में ही रस्सी टूट गई और वो खुद भी जाकर नीचे चट्टान पर गिर गया। रॉड्रिगेज को बचाने की नाकाम कोशिश में जख्मी याबुशिगे कंट्रोल खोकर पानी में गिर गया। याबुशिगे समझ गया कि वो इस हाल में समुद्र की लहरों का सामना नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी छोटी कटाना निकालकर खुद की जान लेने का डिसीजन लिया। ये देखकर जॉन हैरान रह गया। जॉन को फौरन उसके कैप्टन के फ्लैशबैक्स आने लगे। उसके कैप्टन ने भी नसीब के भरोसे मरने की बजाय खुद अपने मरने का टाइम चूज किया था, और याबुशिगे भी अब यही करने जा रहा था। लेकिन समय रहते उसके सोल्जर्स ने रस्सी फेंककर दोनों को बचा लिया। याबुशिगे के ऊपर आते ही जॉन ने रिस्पेक्ट में उसके आगे अपना सर झुका दिया। और नहीं, ये शो खुद की जान लेने को ग्लैमराइज नहीं कर रहा। वो टाइम, सिचुएशन और कल्चर करंट टाइम से काफी अलग है। फिर ये सारे जॉन को लॉर्ड टोरोनागा से मिलवाने ले गए। टोरोनागा को पोर्टुगीज पर भरोसा नहीं था। लकीली कैथोलिक होने के साथ साथ मारिको उनके भाषा में भी एक्सपर्ट बन गई थी, तो टोरोनागा ने मारिको को अपना पर्सनल ट्रांसलेटर बनने के लिए मना लिया। होश आते ही लॉर्ड रॉड्रिगेज ने जॉन को बताया कि उसने जॉन के शिप से मिले जर्नल्स और ऑर्डर्स को पढ़ लिया है। वो जानता है कि जॉन यहाँ पर स्पेनिश और कैथोलिक के खिलाफ जाकर जापान में इंग्लिश ट्रेडिंग शुरू करने आया है। ओसाका में एंटर करने से पहले रॉड्रिगेज ने जॉन को यहाँ के 3 हार्ट्स वाली थ्योरी बताई
कि हर इंसान के पास 3 दिल होते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है, दूसरा जो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिखाता है, और तीसरा डार्क दिल जो वो कभी किसी को नहीं दिखाता, जिसके बारे में बस वो खुद ही जानता है। तो टोरोनागा के सामने मुंह खोलने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि वो किधर है और क्या बोल रहा है, क्योंकि ये लोग जापानीज को जितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ना, वो उससे कहीं ज्यादा पहुंचे हुए हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 1 साल पहले टाइको बेड पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। टाइको ने बाकी सबको रूम के बाहर भेजकर टोरोनागा को अकेले हुकूमत संभालने का ऑफर दिया, बट टोरोनागा ने टाइको का यह ऑफर रिस्पेक्टफुली ठुकरा दिया, क्योंकि टोरोनागा के रीजेंट बनते ही उसके दुश्मन पहले टोरोनागा को मारेंगे, फिर नाकामुरा को मारकर सारे जापान पर कब्जा कर लेंगे। टोरोनागा के इस जवाब से टाइको काफी इंप्रेस था। फिर यह डिसाइड हुआ कि टोरोनागा के साथ 4 और रीजन के लॉर्ड्स मिलकर काउंसिल ऑफ रीजन्स बनाएंगे, और नाकामुरा के 16 साल का होने तक 5 लॉर्ड साथ मिलकर जापान को संभालेंगे। टाइको की बनाई इस काउंसिल ऑफ रीजन में शामिल थे टोरोनागा, इशिडो, कियामा, ओहनो और सुगियामा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। रॉड्रिगेज जॉन की जर्नल लेकर अपने साथियों के पास चला गया। पहले इनका प्लान था कि ये इस जर्नल को ट्रांसलेट करके जापानीज के सामने जॉन को पायरेट घोषित कर देंगे। जॉन ब्लैक थ्रोन के पायरेट होने का पता चलते ही जापानीज सोल्जर उसका गला काट देंगे, बट तभी फादर मार्चिन अल्विटो ने इन्हें बताया कि ये लोग टोरोनागा को हल्के में नहीं ले सकते, वो पूरी जर्नल का ट्रांसलेशन मांगेगा। यूरोप में चले कॉन्फ्लिक्ट्स का पता चलते ही जापानीज शायद पोर्टुगीज के साथ ट्रेडिंग करना ही बंद कर दें। एल्विटो ने सबसे वादा किया कि वो टोरोनागा से पर्सनली मिलकर बिना जर्नल को ट्रांसलेट किए ही मामला रफा दफा कर देगा। बट फादर एल्विटो ये नहीं जानते थे कि टोरोनागा ने मीटिंग में मारिको को भी बुलवाया है। अगर एल्विटो ने जॉन की बातों का फेक ट्रांसलेशन किया तो वो उसे फौरन पकड़ लेगी। यह ना चाहते हुए भी फादर एल्विटो को जॉन ब्लैक थ्रोन की बातों का एकदम फेथफुल ट्रांसलेशन करना पड़ा। जॉन ने टोरोनागा को बताया कि वो इंग्लैंड से है, इंग्लिश क्रिश्चियंस प्रोटेस्टेंट हैं और वो कैथलिक्स के सख्त खिलाफ हैं। तो उस हिसाब से फादर एल्विटो जॉन ब्लैक थ्रोन का दुश्मन हुआ। इससे पहले कि जॉन और कुछ बता पाए, वहां पर लॉर्ड इशिडो आ गया और उसने फौरन जॉन को जेल में बंद करने का ऑर्डर दिया। इशिडो के जाने के बाद मारिको ने टोरोनागा के सामने कंफर्म किया कि हाँ, फादर एल्विटो का ट्रांसलेशन सही था। मारिको खुद एक कैथलिक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी टोरोनागा से वफादारी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हिरोमात्सु की भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि टोरोनागा आखिर जॉन ब्लैक थ्रोन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है। उन्होंने ऑलरेडी जॉन के शिप से मिले हथियार जब्त कर लिए थे, काट के फेंक दो साले बारबेरियन को। बट तभी मारिको ने उसे टोरोनागा के जीनियस प्लान के बारे में बताया। मारिको ने बराबर भांप लिया था कि जॉन ब्लैक थ्रोन की मदद से टोरोनागा काउंसिल ऑफ रीजन में फूट डालना चाहता है। ये जॉन की जान के बदले क्रिश्चियन लॉर्ड्स को इशिडो के खिलाफ करना चाहता है। अचानक से मारिको को इतनी इंपॉर्टेंस मिलता देख उसका हस्बैंड काफी जलस फील कर रहा था। ये भी टोरोनागा के लिए मरने मिटने वाले टाइप का बंदा है। उधर जेल में जॉन की मुलाकात फादर सेबास्टियो से हुई। फादर ने जॉन को बुरी खबर दी कि यहाँ कैद सारे कैदी अपने मौत का इंतजार कर रहे हैं और जल्दी जॉन का नंबर भी आएगा। भलाई इसी में है कि मरने से पहले वो सही रास्ते पर आ जाए। ये सुनते ही जॉन ने उसे बताया कि इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। जॉन लॉर्ड टोरोनागा का गेस्ट है, ये लोग उसे कैसे मार सकते हैं। जिसके जवाब में फादर सेबास्टियो ने उसे बताया कि भाई, टोरोनागा खुद काउंसिल ऑफ रीजन का कैदी है। जल्द ही काउंसिल उसे भी मौत की सजा सुनाने वाले हैं। यहीं पर बातों ही बातों में फादर ने जॉन को निहायती इंपॉर्टेंट न्यूज दी। तो पूरे जापान में बस पोर्टुगीज ट्रेड की मोनोपोली थी। टाइको ने चर्च के खिलाफ जाकर पोर्टुगीज को रोकने की बहुत कोशिश की, बट चर्च ने मकाओ में बने सीक्रेट बेस से हथियार और बंदे बुलाकर जापान में सिविल वॉर शुरू कर दिया। तभी जॉन को अचानक से क्लिक हुआ कि हाँ, उसने भी मकाओ में सैकड़ों कैथलिक सैमुराई के सीक्रेट बेस के बारे में सुना था। अगर यह सीक्रेट बेस वाली बात सही है तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से जॉन अपनी आजादी का टिकट काट सकता है। टोरोनागा को छोड़कर बाकी 4 रीजेंट्स ने जॉन ब्लैक थ्रोन को लेकर अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली। कट्टर कैथलिक धर्म को मानने वाले लॉर्ड्स का मानना था कि उन्हें टोरोनागा के मौत की वोटिंग से पहले उस प्रोटेस्टेंट जॉन ब्लैक थ्रोन को मारना चाहिए,
जिसने सबके सामने बार बार इनके कैथोलिक धर्म की इंसल्ट की है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद लॉर्ड इशिडो मान गया। फिर लॉर्ड इशिडो यहां से निकलकर याबुशिगे से मिलने चला गया। याबुशिगे का मानना था कि अगर जॉन ब्लैकथ्रोन सच बोल रहा है तो शायद उसे जिंदा रखना फ्यूचर में इशिडो के लिए फायदेमंद साबित होगा। जॉन की मदद से इंग्लैंड के साथ कनेक्ट होकर ये लोग जापान में पोर्टुगाल की मोनोपोली खत्म कर सकते हैं। टोरोनागा के मरने के बाद इशिडो के सक्सेस के लिए जॉन ब्लैकथ्रोन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बट इशिडो ने याबुशिगे को बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसने ऑलरेडी जॉन की मौत का ऑर्डर दे दिया है। यानी टोरोनागा का जॉन को यूज करके काउंसिल में फूट डालने का प्लान इनडायरेक्टली काम करने लग गया। दूसरी तरफ इशिडो के ऑर्डर्स पर जॉन को कुछ सोल्जर्स उठाकर मारने के लिए ले जा रहे थे, बट तभी इन पर कुछ बैंडिट्स ने हमला कर दिया। फिर याबुशिगे की आर्मी ने आकर बैंडिट्स को मार दिया। यानी बैंडिट्स से हमला करके जॉन ब्लैकथ्रोन को आजाद करने का प्लान याबुशिगे का ही था। फिर याबुशिगे जॉन को लेकर सीधा टोरोनागा के पास चला गया, मानो उससे अपनी वफादारी जताने। बट टोरोनागा ने ऑलरेडी भांप लिया था कि ये बैंडिट से हमला करवाकर बाद में उनको मारकर जॉन को छुड़ाने का प्लान याबुशिगे का होगा। बट एनीवेज उसे जॉन जिंदा चाहिए था, मिल गया, सो ऑल गुड। फिर मारिको की मदद से टोरोनागा ने जॉन से यूरोप, इंग्लैंड और उनकी क्वीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान ली। यहीं पर जॉन ने जमीन पर दुनिया का नक्शा बनाकर टोरोनागा को दिखाया कि पोर्टुगीज ने मकाओ में कैथोलिक समुराई का एक सीक्रेट बेस बनाकर रखा है। पोर्टुगीज उन्हीं की मदद से जापान में रिबेलियन चला रहे थे। इसी सीक्रेट आर्मी की मदद से पोर्टुगीज ने टाइको के मंसूबों पर भी पानी फेरा था। इतना ही नहीं, पोर्टुगाल और स्पेन ने दुनिया के नक्शे को 2 पार्ट में बांट दिया है, आधा मैप पोर्टुगाल का और आधा मैप स्पेन का। तो इस हिसाब से पोर्टुगीज का मानना था कि जापान की सारी टेरिटरी उनके हक में आती है। पोर्टुगीज ये ट्रेडिंग के बहाने धीरे धीरे जापान के सारे कैथोलिक लीडर्स को अपने लोगों से रिप्लेस कर देंगे और पूरे जापान पर कब्जा कर लेंगे। टोरोनागा अगर चाहे तो वो जॉन ब्लैकथ्रोन के साथ मिलकर उनके कॉमन एनिमी को हरा सकता है। अगेन वही दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला लॉजिक। माना कि जॉन ब्लैकथ्रोन फिलहाल अकेला है, बट वो अकेला ही काफी है। जॉन का ये जज्बा देखकर टोरोनागा उससे काफी इंप्रेस हुआ। आज की रात जॉन टोरोनागा के प्राइवेट कमरे में सोएगा और टोरोनागा उसके गेस्ट रूम में। रात होते ही फादर एल्विटो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेकर टोरोनागा के पास चला गया। इन्हें एक मर्चेंट ब्लैक शिप को नागासाकी भेजने के लिए टोरोनागा का अप्रूवल चाहिए था। बट तभी टोरोनागा ने फादर को बताया कि मकाओ जैसे और भी सीक्रेट पोर्टुगीज बेसिस की छानबीन करने तक इसे कोई अप्रूवल नहीं मिलने वाला। यह सुनते ही फादर के चेहरे का रंग उड़ गया। फादर एल्विटो समझ गए कि टोरोनागा के इस अचानक एटीट्यूड चेंज के पीछे जरूर जॉन ब्लैकथ्रोन का हाथ होगा। फिर हमें पता चला कि कियामा सीक्रेटली पोर्टुगीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। टोरोनागा के कहने पर गार्ड्स ने जॉन को उसके प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। रात होते ही किले की डबल एजेंट मेड कायो ने सब पर हमला कर दिया। कायो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ढेर सारे पैसों के लिए सिर्फ एक किल के लिए पूरी जिंदगी तक अंडर कवर रहते हैं। कायो गार्ड्स को मारते हुए सीधा गेस्ट रूम में चली गई जहां टोरोनागा सो रहा था। पर टोरोनागा ने ऑलरेडी भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी कटाना लिए किलर के आने का वेट कर रहा था। कायो के रूम में घुसते ही टोरोनागा ने उसे मार दिया। पहले सबको लगा कि काउंसिल ने वोटिंग से पहले ही टोरोनागा को मारने असासिन भेजकर जंग का ऐलान कर दिया। पर तभी टोरोनागा ने सबको याद दिलाया कि कायो उसके पर्सनल रूम में नहीं बल्कि गेस्ट रूम में गई थी। यानी कायो यहां पर टोरोनागा नहीं बल्कि जॉन ब्लैकथ्रोन को मारने आई थी। वो तो इनके रूम स्विच करने की वजह से कायो को गेस्ट रूम में जॉन की बजाय टोरोनागा मिला। यानी एक बात तो पक्की है, काउंसिल हो या पोर्टुगीज, ये सारे ही जॉन ब्लैकथ्रोन को एक बड़े खतरे की तरह देखते हैं। और यहां होता है एपिसोड 2 खत्म। पिछले रात वाले अटैक के बाद टोरोनागा ने याबुशिगे को मिलने के लिए बुलवा लिया। टोरोनागा को मिलने जाने से पहले याबुशिगे ने नई विल लिख दी। उसे लगा था कि शायद अब वो नहीं बचने वाला। किले में जाने से पहले याबुशिगे ने अपनी कटाना नागाकाडो के हवाले कर दी। अंदर घुसते ही टोरोनागा ने उसे रात में हुए असैसिनेशन अटैक के बारे में बताया।
कायो बुद्धा अमीडा नामी निहायत ही खतरनाक और डेडिकेटेड असासिन ग्रुप का पार्ट थी। टोरोनागा ने बिना टाइम वेस्ट किए इस अटैक का जिम्मेदार सीधा याबुशिगे को ठहराया। टोरोनागा को खबर मिल गई थी कि याबुशिगे सीक्रेटली इशिडो के साथ मिलकर काम कर रहा है। याबुशिगे समझ गया कि अब तो वो यहाँ से पक्का जिंदा वापस नहीं जाने वाला। बट याबुशिगे को मारने की बजाय टोरोनागा ने उसे साफ भाषा में पूछा कि बता तेरी वफादारी के बदले तुझे क्या चाहिए। याबुशिगे के पास वैसे भी अब खोने के लिए कुछ नहीं था, वो तो ऑलरेडी अपनी वसीयत वगैरह लिखकर आ गया है। याबुशिगे ने बिना झिझक टोरोनागा को बताया कि उसे अपनी टेरिटरी बढ़ाने सुरागा प्रोविंस चाहिए। याबुशिगे की वफादारी के बदले टोरोनागा उसे नई टेरिटरी देने के लिए मान गया। उधर फादर एलिविटो ने ब्लैक शिप के कैप्टन जनरल फेरेरा को बताया कि टोरोनागा को इनके मकाओ में बने सीक्रेट बेसिस के बारे में पता चल गया और मामले की छानबीन करने तक वो इन्हें ट्रेडिंग कंटिन्यू करने का क्लियरेंस नहीं देने वाला। बट फेरेरा चर्च के लिए नहीं बल्कि पोर्टुगीज किंगडम के लिए काम करता है, चाहे क्लियरेंस मिले या ना मिले। वो तो आज रात ही अपनी शिप लेकर बाहर निकलेगा। रॉड्रिगेज ने उसे वार्निंग दी कि ऐसा करने से इन्हें शायद कभी भी वापस टोरोनागा के एरिया में एंट्री नहीं मिलेगी। बट कैप्टन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मारिको के हस्बैंड बंचारो ने उसे बताया कि आज ही वो जॉन के साथ अजीरो के लिए निकलेंगे। उधर हिरोमात्सु ने फूजी को उसके हस्बैंड और बेटे की अस्थियां थमा दी। शपथ के मुताबिक ब्लड लाइन खत्म करने के लिए फूजी के हस्बैंड ने खुद की और जबरदस्ती अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। फूजी भी अब इनके साथ अजीरो जाएगी। बट काउंसिल का फैसला आने तक टोरोनागा बिना बताए ओसाका के बाहर नहीं जा सकता। इशिडो को भनक लग गई कि टोरोनागा शायद भागने के प्लानिंग में है। वो फौरन इसकी छानबीन करने चला गया। इशिडो को पता चला कि अजीरो जाने वाले इस ग्रुप में तो टोरोनागा है ही नहीं। पिछले असैसिन अटैक से परेशान होकर टोरोनागा की बीवी किरिनो काटा ओसाका छोड़कर जा रही थी। ये देखते इशिडो ने उन्हें ओसाका के बाहर जाने की इजाजत दे दी। बट तभी इशिडो का ध्यान भटकाकर टोरोनागा ने कीरी के साथ जगह बदल दी। अब कैरियज के अंदर कीरी नहीं बल्कि टोरोनागा छुपा हुआ था। यानी टोरोनागा इशिडो के नाक के नीचे से ओसाका से बाहर चला गया। मारिको ने जॉन को बताया कि अगर ये लोग टोरोनागा के साथ पकड़े गए तो इशिडो के आदमी टोरोनागा के साथ सफर कर रहे सारे लोगों को मार देंगे। कासल से बाहर जाते वक्त फाइनल एग्जिट गेट पर इशिडो के सोल्जर्स ने इन्हें फिर से एक बार तलाशी के लिए रोक लिया। बट जॉन ने जापानीज कल्चर की आड़ में यहाँ पर जबरदस्त डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया कि ये लोग इनकी डबल तलाशी लेकर लेडी किरिनो काटा की तौहीन कर रहे हैं। ये देखकर याबुशिगे ने किसी तरह इशिडो के सोल्जर्स को समझाया कि वो इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर भेज दें। याबुशिगे भी नहीं जानता था कि कैरेज के अंदर कीरी नहीं बल्कि खुद टोरोनागा है। अजीरो को जाते वक्त रास्ते में जॉन और मारिको एक दूसरे के फैमिली के बारे में डिस्कस करने लगे। मारिको ने जॉन को अपने हस्बैंड बंचारो के बारे में बताया और जॉन ने उसे अपने बच्चे ट्यूडर और एलिजाबेथ के बारे में। तभी अचानक इनके ऊपर कुछ आर्चर्स ने हमला कर दिया। मारिको ने फौरन कैरेज खोलकर टोरोनागा को आजाद कर दिया। टोरोनागा को कैरेज से बाहर निकलता देख सारे हैरान रह गए। फिर हमने देखा कि इन पर लॉर्ड कियामा के सोल्जर्स ने हमला किया था। इस लड़ाई में काफी लोगों की जानें गई। टोरोनागा समझ गया कि ये लोग यहाँ पर उसके या कीरी के लिए नहीं बल्कि जॉन को मारने आए हैं। टोरोनागा को ग्रुप के साथ देखकर कुछ सोल्जर इसकी खबर देने इशिडो के पास भाग गए। टोरोनागा, जॉन, मारिको, याबुशिगे और फूजी किसी तरह सबसे बचते बचाते एक बोट में बैठ गए। बट बेचारा बंचारो पीछे ही छूट गया। बंचारो समझ गया कि टोरोनागा और बाकी सबको यहाँ से जिंदा बाहर निकालने उसे खुद की कुर्बानी देनी होगी। टोरोनागा को भी रियलाइज हुआ कि बंचारो अब क्या करने जा रहा है। जाने से पहले टोरोनागा ने बंचारो के आगे झुककर उसे उसकी सर्विस के लिए थैंक यू बोला। जॉन, मारिको और बाकी सब भी समझ गए कि शायद ये लोग बंचारो को आखिरी बार जिंदा देख रहे थे। फिर बंचारो सोल्जर से लड़ने वापस टाउन में घुस गया। बट हमने इसे सोल्जर्स के हाथों मरते नहीं देखा। कियामा ने इशिडो को खबर दी कि याबुशिगे उन्हें धोखा देकर टोरोनागा के साथ भाग गया। टोरोनागा की गैंग एक शिप में बैठकर पोर्ट से बाहर जा रहे थे। बट तभी कुछ और बोट में बैठे अटैकर्स ने इनका रास्ता रोक लिया। तभी टोरोनागा की नजर गई कि कैप्टन फेरेरा की ब्लैक शिप इसके इजाजत के बिना ही इधर से बाहर निकलने की तैयारी में थी। फिर टोरोनागा ने कैप्टन के साथ मिलकर एक डील की कि अगर वो इन्हें सही सलामत पोर्ट से बाहर निकालते हैं तो बदले में टोरोनागा पोर्टुगीज को ढेर सारा सिल्वर और उसके एरिया में चर्च बांधने की परमिशन दे देगा। अपने शहर में चर्च बनाने के बदले टोरोनागा को एक और चीज चाहिए। कैथोलिक फॉलोअर्स कियामा और ओहनो फिलहाल इशिडो के साइड थे। टोरोनागा चाहता है कि फादर उन्हें किसी तरह पट्टी पढ़ाकर टोरोनागा के साइड कर दे। फादर और प्रीस्ट थोड़ा सोच में पड़ गए।
बट सिल्वर कॉइन ट्रेडिंग से होने वाले सिल्क प्रॉफिट के बारे में सुनते ही कैप्टन फौरन मान गया। बट सिर्फ एक शर्त है, जॉन को यहीं रुकना होगा, क्योंकि ये कैथोलिक चर्च को मानने वाले एक प्रोटेस्टेंट को अपनी शिप में पनाह नहीं देने वाले। थोड़ा हिचकिचाने के बाद टोरोनागा मान गया, बट जॉन कहां सुनने वाला था। वो भी ब्लैक शिप के पीछे पीछे उनकी यार्ड में पोर्ट से बाहर निकलने चल दिया। कियामा को पूरा यकीन था कि ये दोनों शिप्स उसके अटैकर से बच के नहीं भाग सकते, बट बड़े शिप्स को अपने पास आता देख कियामा के सोल्जर्स उनकी छोटी बोट से पानी में कूद गए। जॉन की शिप किनारे पर बने पत्थरों से टकराकर क्रैश होने वाली थी, बट रॉड्रिगेज की मदद से ये भी सही सलामत यहाँ से बाहर निकल गए और इस तरह जॉन की जान बचाकर रॉड्रिगेज ने उसका एहसान चुकता कर दिया। पहले जॉन ने याबुशिगे की मदद से रॉड्रिगेज की जान बचाई और अब रॉड्रिगेज ने जॉन की शिप को ना कुचलकर उसकी जान बचाई। इशिरो कियामा के लगातार फेल्ड प्लान से काफी डिसअपॉइंटेड था। ना तो ये जॉन को मरवा पाया और ना ही टोरोनागा को। तभी इन्हें एक और बॉम्ब न्यूज पता चली। हिरोमात्सु ने इशिरो को बताया कि टोरोनागा ने रीजेंट के पद से रिजाइन कर दिया, यानी वो अब ऑफिशियली इनके काउंसिल का मेंबर नहीं है। ये सुनते इशिरो काफी खुश हुआ कि अब काउंसिल के सारे मेंबर्स फौरन वोटिंग करके टोरोनागा को मौत की सजा सुना देंगे। पर तभी हिरोमात्सु ने इसे याद दिलाया कि टाइको के बनाए रूल्स के मुताबिक किसी भी फैसले को करने से पहले काउंसिल और रीजेंट के 5 लॉर्ड्स के वोटिंग की जरूरत थी। तो टोरोनागा के रिजाइन करने के बाद इनके काउंसिल में बस 4 ही लॉर्ड्स रह गए और 4 रीजेंट्स वोटिंग करके कोई फैसला नहीं ले सकते। चेकमेट बेबी। टोरोनागा का बेटा इस बात से जरा भी खुश नहीं था कि उसके पापा उसे इंपॉर्टेंस देने की बजाय धोखेबाज याबुशिगे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसे लगता है कि टोरोनागा अपने बेटे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। जॉन ने मारिको को बताया कि समंदर में एक आजाद जिंदगी जीने उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। बंचारो को खोने के बाद मारिको अकेले में अपना मातम मना रही थी, पर उसे इस बात की खुशी है कि बंचारो अपनी सर्विस करते हुए एक वॉरियर की मौत मरा। जॉन की शिप में वापस बैठने से पहले प्रीस्ट ने टोरोनागा को जॉन के जर्नल्स थमा दिए थे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वो एक पायरेट है और जापान में पायरेसी की सजा सीधा मौत थी। बट डोंट वरी, टोरोनागा ने इसका भी लूप होल ढूंढ लिया था। जॉन की जर्नल्स का वर्ड बाय वर्ड पूरा ट्रांसलेशन होने तक वो कोई फैसला नहीं सुनाने वाला। फिर जॉन को उसकी बहादुरी के लिए थैंक यू बोलकर टोरोनागा ने उसे हाटामोटो का टाइटल दिया, जो कि इनके कल्चर में काफी बड़े ऑनर की बात थी। याबुशिगे इस बात से जरा भी खुश नहीं था कि टोरोनागा एक बारबेरियन फॉरेनर को हाटामोटो जैसे टाइटल से नवाज रहा है। टोरोनागा चाहता है कि जॉन उसके शिप से मिले वेपन्स की मदद से टोरोनागा की आर्मी को फॉरेन टैक्टिक्स सिखाए, ताकि नए वॉर मेथड्स यूज करके टोरोनागा की आर्मी उनके दुश्मन पर भारी पड़ सके। बदले में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद टोरोनागा जॉन को उसकी शिप और क्रू मेंबर्स सही सलामत लौटा देगा। फिर टोरोनागा ने जॉन से डाइव मारना सीखकर उसके साथ किनारे तक स्विमिंग रेस लगाई। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4। लॉर्ड ओमी को अचानक से खबर मिली कि याबुशिगे अपने साथ कुछ गेस्ट और टोरोनागा को लेकर कुछ ही देर में अजीरो पहुंच रहा है। टोरोनागा ने याबुशिगे को बताया कि यहाँ आने से पहले उसने काउंसिल ऑफ रीजेंट से रिजाइन कर दिया, यानी वो अब एक रीजेंट नहीं है। यह सुनते ही याबुशिगे काफी डिसअपॉइंटेड हुआ। अच्छा होता कि वो चुपचाप इशिडो के साइड ही हो जाता। अब ना चाहते हुए भी उसे काउंसिल के अगेंस्ट जाकर टोरोनागा के साथ मरना पड़ेगा। मारिको ने फूजी को बताया कि अजीरो में उसे जॉन के मेडन बनके उसे सर्व करना होगा। फूजी ने मारिको से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ ऐसा ना करे। अपने पति और बेटे को खोने के बाद फूजी आगे की जिंदगी एक नन बनके गुजारना चाहती है, बट मारिको ने उसे किसी तरह समझाया कि बस जॉन की टैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी होने तक वो उसके साथ रहे। 1 साल ना सही, एटलीस्ट 6 महीने तो। अजीरो के लोग जॉन को वापस अपने टाउन में आता देख काफी हैरान रह गए। जब ये गया था तब वो एक कैदी था और अब जॉन हाटामोटो बनके लौट रहा है। याबुशिगे की आर्मी जोर जोर से उसके नारे लगा रही थी, बट तभी टोरोनागा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। टोरोनागा ने उन्हें बताया कि वो अब काउंसिल का पार्ट नहीं है और शायद आने वाले वॉर में उसे अजीरो के लोगों और सामुराइज की वफादारी की जरूरत पड़ेगी। यह सुनते ही सारे जोर जोर से टोरोनागा के नारे लगाने लगे। अपनी आर्मी को ऐसे झट से पलटी मारता देख याबुशिगे फिर से एक बार चिंता में पड़ गया। फिर टोरोनागा कुछ साथियों के साथ किसी अर्जेंट काम के लिए एडो चला गया। ये अब सीधा जॉन की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही वापस आएगा। जॉन को मोराजी से पता चला कि सामुराइज जॉन के क्रू को अजीरो से निकालकर किसी सेफ जगह पर ले गए हैं।
मारिको ने उसे बताया कि टोरोनागा ने आने से पहले जॉन के क्रू मेंबर्स को उसके शहर ईडो में शिफ्ट करा दिया है। जॉन को पहले ऐसी गलतफहमी थी कि आजिरो में लैंड होते ही टोरोनागा उसकी शिप और क्रू मेंबर्स को जॉन के हवाले कर देगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सैमुराइज की फॉरेन टैक्टिक्स में ट्रेनिंग पूरी होने तक जॉन के शिप और क्रू पर टोरोनागा का हक है। इस ट्रेनिंग में मिनिमम 6 महीने का टाइम तो लगेगा। यह सुनते ही जॉन काफी गुस्सा हुआ, बट वो अब कर भी क्या सकता है। टोरोनागा ने जॉन और याबुशिगे दोनों का जबरदस्त गेम कर दिया। फिर मारिको जॉन को उसके नए घर में ले गई। आज से जॉन एके हाटामोटो इस घर में सर्वेंट्स और उसकी पार्टनर फूजी के साथ रहेगा, बट जॉन को इस आलीशान प्रिजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जॉन ने मारिको को साफ साफ बता दिया कि उसे साथ सोने के लिए फूजी वगैरह जैसी कोई पार्टनर भी नहीं चाहिए, बट मारिको ने उसे समझाया कि फूजी को डिनाई करना यानी सीधा लॉर्ड टोरोनागा की डिसरिस्पेक्ट करना। अब जॉन जहां जहां जाएगा फूजी उसके पीछे परछाई की तरह आएगी। जॉन को परेशानी की हालत में देखकर मारिको ने उसे जापानीज 8-fold फेंस कंसेप्ट के बारे में बताया। मतलब है ऐसा सुरक्षित माइंड प्लेस या दीवार जिसके पीछे ये जब चाहे तब जाकर छुप सकते हैं, आई मीन मेंटली। एक बार आप 8-fold फेंस के प्रोसेस को सीख जाओ, फिर बाहर क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मारिको ने उसे समझाया कि जॉन भी अपने असली इंटेंशन और पर्सनैलिटी को 8-fold फेंस के पीछे छुपाकर बाहर रोबोट की तरह टोरोनागा के ऑर्डर्स को फॉलो करे। एक बार इसका काम हो गया, फिर जॉन हंसी खुशी अपने क्रू और शिप के साथ वापस इंग्लैंड जा सकता है। मारिको ने जॉन के शिप से उसके फेवरेट गन्स मंगवा लिए थे, बट लॉर्ड ओमी ने जॉन को ऑर्डर दिया कि वो उसके गन्स उनके हवाले कर दे। जॉन ने गन्स वापस देने से साफ मना कर दिया। फिर फूजी ने जॉन से रिक्वेस्ट की कि वो अपने गन्स फूजी को दे दे। मारिको और फूजी के कहने पर जॉन ने कंफ्यूज होकर गन्स फूजी के हवाले कर दिए। फिर फूजी ने ओमी पर बंदूक तानकर उसे वहां से भगा दिया, क्योंकि इनके कल्चरल टेक्निकलिटीज की वजह से ओमी फूजी के साथ जोर जबरदस्ती करके उससे गन्स नहीं छीन सकता। फिर जॉन मारिको के साथ आजिरो की आर्मी को ट्रेन करने चला गया। याबुशिगे को फटाफट जॉन के फॉरेन गन टैक्टिक्स सीखने थे, पर अनफॉर्चुनेटली जॉन ने खुद किसी ग्राउंड बैटल में हिस्सा नहीं लिया था। जॉन सबको 50 साल पुरानी सीज ऑफ माल्टा बैटल के बारे में बताने लगा, बट मारिको ने उसे समझाया कि बस वही बैटल का ज्ञान देना जिसमें जॉन खुद लड़ा है। फिर जॉन ने डिसाइड किया कि वो उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक इन्हें ग्राउंड बैटल की जगह नेवी बैटल की टैक्टिक्स सिखाएगा। वैसे भी ये लोग कैनन्स को जमीन पर भी तो यूज कर सकते हैं। जॉन ने इन्हें डेमो देकर सिखाया कि कैसे ये कैनन्स को एक्यूरेटली यूज करके छोटी फौज या किले की दीवार की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जॉन के इन डेमोस को देखकर याबुशिगे और उसकी आर्मी काफी इंप्रेस हुई। इन्होंने आज तक दूर से वार करके इतना डिस्ट्रक्शन करने वाली टेक्निक नहीं देखी थी, क्योंकि एरोस के बाद सामुराइज क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा बिलीव करते हैं। मारिको को जॉन के जनरल से पता चला कि वो एक क्रिमिनल है और क्वीन के ऑर्डर्स पर पोर्टुगीज से बदला लेने यहां पर आया है। मारिको ने जॉन को चेतावनी दी कि टोरोनागा कभी जॉन के झांसे में आकर इंग्लैंड के लिए पोर्टुगीज के अगेंस्ट नहीं जाएगा, पर जॉन ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल वो दोनों ही वॉर के अंदर हैं। तभी अचानक वहां पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आया। मारिको ने जॉन को बताया कि इस तरह के भूकंप यहां पर काफी कॉमन है, इसीलिए जापान के घर इतने नाजुक होते हैं ताकि जितना फास्ट वो टूटे उतना फास्ट उन्हें वापस बनाया जा सके। ओमी अपना तन और मन हल्का करने कीकू के पास चला गया, वही लाइव एक्शन पॉर्न वाली कीकू। कीकू ने ओमी को पट्टी पढ़ाते हुए बताया कि जॉन का आजिरो में होना इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके हिसाब से याबुशिगे ऑलरेडी जंग हार चुका था। कीकू को लगता है कि लॉर्ड ओमी को उसकी जगह लेनी चाहिए। यह सुनकर ओमी के दिल में भी मेन लॉर्ड बनने के सपने जाग गए। तभी याबुशिगे को खबर मिली कि नेबारा जोजन इशिडो की एक फौज के साथ आजिरो में पहुंचने वाला है। जोजन ने आते ही याबुशिगे के हाथ में वार्निंग लेटर थमा दिया। उसे जल्द से जल्द अपनी वफादारी साबित करने ओसाका जाना होगा। याबुशिगे समझ गया कि ओसाका पहुंचते ही इशिडो उसे गद्दार घोषित करके सेपुके करवाएगा, यानी छोटी कटाना से खुद की जान लेना। अगर याबुशिगे ने ओसाका चलने से इनकार कर दिया तो जोजन उसे यहीं का यहीं इशिडो का दुश्मन घोषित कर देगा। याबुशिगे ने जोजन को शांत करवाते हुए कहा कि वो यहाँ इशिडो की आर्मी स्ट्रॉन्ग करने ही अपनी फौज को फॉरेन टैक्टिक्स में ट्रेन कर रहा था। यहाँ जो सब कुछ भी हो रहा है लॉर्ड इशिडो के लिए ही तो है। अगर जोजन थोड़ी ठंड रखकर एक दिन रुक जाता है तो अगली सुबह ये जॉन के साथ इसे कैनन्स का डेमो देगा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोजन मान गया,
बट अपने पापा की गैर मौजूदगी में याबुशिगे को फिर से एक बार पलटी मारता देखकर नागाकाडो काफी गुस्सा हुआ। जॉन ने अपने बर्ताव के लिए फूजी से माफी मांगी और उसे अपनी एक हैंडगन तोहफे में दे दी। मारिको ने इशारा करके कहा कि वो जॉन का ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले। फिर जॉन के इस बर्ताव से भावुक होके फूजी ने उसे अपने पापा की लेजेंडरी स्वॉर्ड्स गिफ्ट कर दी। जॉन पहले इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, बट मारिको के समझाने के बाद वो भी एक गिफ्ट लेने के लिए मान गया। फिर जॉन ने इनके कल्चर में और थोड़ा घुसने फूजी और मारिको के साथ सोयाबीन से बनी इनकी ट्रेडिशनल नेटो डिश खाई। सरप्राइजिंगली जॉन को यह डिश काफी पसंद आई। रात होते ही जॉन अकेला सीनरी देखते हुए हॉट स्प्रिंग के मजे लेने चला गया, बट मारिको इसके पीछे पीछे यहाँ चली आई। फिर दोनों पूल के किनारे पर बैठकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगे। मारिको ने अभी तक जॉन को उसकी पेरेंटल फैमिली के बारे में नहीं बताया था। मारिको की फैमिली जापान में काफी फेमस थी, बट मारिको का एक्सप्रेशन देखकर जॉन समझ गया कि जरूर इसकी कोई ट्रैजिक बैक स्टोरी होगी। जॉन ने मारिको को बताया कि उसे उसके पास्ट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनते ही मारिको काफी खुश हुई। फिर घर जाते ही मारिको कपड़े चेंज करके सीधा जॉन के रूम में चली गई। एंड देन दे डू इट। उधर ओमी नागाकाडो के कान भरने लग गया कि अगर टोरोनागा यहाँ होते तो शायद जोजन इन पर अपनी मनमानी नहीं करता। अब याबुशिगे अपने टैक्टिक्स दुश्मन को दिखाकर इनका सारा प्लान चौपट कर देगा। ओमी यहाँ इनडायरेक्टली नागाकाडो के इनसिक्योरिटीज को और भी बढ़ा रहा था कि अपने बाप के बिना वो किसी काम का नहीं, इस होप में कि कल डेमो के वक्त नागाकाडो जल्दबाजी में शायद कोई भारी गड़बड़ कर दे। सुबह होते ही मारिको ने फूजी के सामने जॉन से पूछा कि उसे रात में भेजी हुई मिस्ट्रेस कैसी लगी। यह सुनकर जॉन थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि रात में तो खुद मारिको इसके रूम में आई थी, राइट? मे बी वो फूजी के सामने यह दिखाना न चाहती हो। एनीवेज, जॉन को मारिको और फूजी का भेजा गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया। फिर याबुशिगे सबके साथ जोजन को कैनन्स का डेमो दिखाने ले गया, बट नागाकाडो ने इधर कुछ अलग ही प्लानिंग करके रखी थी। नागाकाडो के सोल्जर्स ने कैनन्स का मुंह जोजन की आर्मी की ओर करके रखा था। फिर नागाकाडो ने जोजन को डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव की सजा देते हुए उसकी आर्मी पर तोप के गोले बरसाए। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या खून खराबा चला है। कैनन्स के हमले में जोजन बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसने मरने से पहले सबको बताया कि असली सामुराइज ऐसे डर्टी मेथड से फाइट नहीं करते। फिर याबुशिगे के मना करने के बावजूद भी नागाकाडो ने जोजन को मार दिया। यह देखकर याबुशिगे के चेहरे का रंग उड़ गया, बट कमीना ओमी बड़ा खुश लग रहा था। मारिको ने जॉन को बताया कि यह जंग की शुरुआत है, यू डोंट शूट द मैसेंजर। और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। पिछले एपिसोड की धमाकेदार एंडिंग के बाद अजीरो के लोग जोजन की आर्मी की लाशें उठा रहे थे। लाशों को ऐसे टुकड़ों में बटा देख मुराजी और बाकी काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, क्योंकि अगेन ये सामुराइज के लड़ने का तरीका नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पर लॉर्ड टोरोनागा भी वापस आ गया। एडो से आते वक्त टोरोनागा अपने साथ पूरी आर्मी लेकर आया था और सरप्राइजिंगली कियामा के सोल्जर से लड़ते वक्त बंटारो भी जिंदा बच गया। अपेरेंटली कुछ रोनिन समुराइज ने बंटारो की लड़ाई में मदद की थी। बंटारो को जिंदा देखकर मारिको और जॉन दोनों जबरदस्त टेंशन में आ गए, क्योंकि रात का नशा अभी इनकी आंख से गया नहीं था। तब तक ही मारिको का सेल्फिश पति वापस आ गया। हजीरा को वापस आने से पहले टोरोनागा ने लेडी ओचिबा को भी वापस ओसाका भेज दिया था। उधर ओसाका में काउंसिल ऑफ रीजेंट्स इमरजेंसी मीटिंग बुलवाकर टोरोनागा के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे। अब 4 रीजेंट होने की वजह से ये लोग टोरोनागा के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकते, तो ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना ये लोग वोटिंग करके एक नया 5वां रीजेंट ही चुन ले, यानी टोरोनागा का रिप्लेसमेंट, ताकि काउंसिल के कंप्लीट होते ही फटाक से ये टोरोनागा को मौत की सजा सुना सकें। बट जल्दी हम समझ गए कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। काउंसिल के सारे रीजेंट्स अपने अपने पर्सनल रेफरेंस दे रहे थे, जो कि ऑब्वियसली दूसरे रीजेंट्स को पसंद नहीं थे, किसी को क्लास की वजह से तो किसी को उनके रिलीजन की वजह से। यानी टोरोनागा ने एकदम ठीक सोचा था, क्रिस्टियन लॉर्ड्स को पिन मारकर वो उन्हें इशिडो के खिलाफ कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इनके मीटिंग का कोई आउटपुट नहीं निकला। मीटिंग खत्म होने के बाद इशिडो को एक स्पेशल पार्सल मिला जिसके अंदर जोजन का कटा हुआ सर था। यह देखकर इशिडो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ। दूसरी तरफ टोरोनागा ने बंटारो को जॉन के घर में शिफ्ट कर दिया,
ताकि मारिको जॉन और अपने पति दोनों को सर्व कर सके। टोरोनागा यहाँ ट्रांसलेशन सर्विस की बात कर रहा है। यह सुनते ही मारिको काफी परेशान हो गई, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक घर में काफी ऑकवर्ड सिचुएशन बनने वाली है। टोरोनागा फिर अपने बेटे से मिलने चला गया। नागाकाडो के जोजन को मारने वाले फैसले से वो जरा भी खुश नहीं था। टोरोनागा ने उसे साफ साफ बता दिया कि नागाकाडो के फ्राइजाइल ईगो का फायदा उठाकर याबुशिगे ने उसे अपना काम करवाने के लिए यूज किया है, और नागाकाडो ना समझ जैसा इनकी बातों में आ भी गया। टोरोनागा अभी तक नहीं जानता था कि नागाकाडो को याबुशिगे ने नहीं बल्कि ओमी ने मैनिपुलेट किया था। फिर नागाकाडो को उसकी गलती का एहसास दिलाने टोरोनागा ने उससे फ्लीट की लीडरशिप छीन ली। ये सुनते ही नागाकाडो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया। बेचारा बड़ा मर्द बनके अपने पापा को खुश करने निकला था। टोरोनागा के शिकारी बाज ने जो फीजन पकड़ा था, इसने वो गिफ्ट के तौर पर जॉन को दे दिया। जॉन ने इस फीजन को सड़ने के लिए घर के बाहर लगा दिया। पता नहीं इस परिंदे को सुखाकर कौन सी मास्टर शेफ डिश बनाने वाला था ये। फिर जॉन ने अपनी टूटी फूटी जापानीज में फूजी को बताया कि चाहे कितनी भी बदबू आए, इस परिंदे को यहाँ से मत निकालना। अगर किसी ने फीजन को यहाँ से हटाने की कोशिश की तो उसे सीधा मार देना। ऑब्वियसली जॉन ऐसा मजाक में बोल रहा था। नागाकाडो की गलती के लिए टोरोनागा ने सीधा याबुशिगे को जिम्मेदार ठहराया कि भाई तू दोनों साइड से खेल रहा है। बट याबुशिगे ने टोरोनागा को समझाते हुए कहा कि नागाकाडो को मैनिपुलेट उसने नहीं बल्कि उसके नेफ्यू ओमी ने किया था। इस बात के लिए याबुशिगे ओमी को कड़ी से कड़ी सजा देगा। बट सरप्राइजिंगली ओमी के इस बर्ताव से टोरोनागा काफी इंप्रेस हो गया। इतना इंप्रेस कि उसने अब ओमी को कैनन के फ्लीट का लीडर बना दिया। याबुशिगे से यह खबर सुनकर ओमी काफी खुश हुआ। ओमी के रिएक्शन को देखकर याबुशिगे को भी शक हुआ कि शायद ये बंदा भी कोई सीक्रेट प्लानिंग में लगा हुआ है। याबुशिगे ने ओमी पर जोर डाला कि वो जल्द से जल्द टोरोनागा के खबरी को ढूंढकर इसके सामने लेकर आए। जोजन वाले इंसिडेंट के बाद इशिडो से अपने रिलेशन सुधारने याबुशिगे ने अपने एक खास आदमी को ओसाका भेज दिया। बंचारो के घर में शिफ्ट होने से ना ही वो खुद खुश था और ना ही जॉन। फिर भी जॉन ने डिनर में सबके लिए स्पेशल रैबिट स्टू बनाया। स्टू की भयानक स्मेल से किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिर सारे चुपचाप जापानीज खाना खाने लग गए। जॉन मारिको के ट्रांसलेशन की मदद से बंटारो से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट बंटारो ने उसे बताया कि जॉन उसे टोडा समा कहकर पुकारे। बंटारो निकनेम बस उसके क्लोज फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। यह सुनते ही जॉन की सटक गई और वो उसे धीरे धीरे पिन मारने लग गया। मारिको ने इनकी बातों को एकदम इज्जत से मिस ट्रांसलेट करके टेंशन कम करने की कोशिश की, बट दोनों ही रुकने को तैयार नहीं थे। फिर जॉन ने बंचारो से उसके एस्केप स्टोरी के बारे में पूछा कि भला इतने सोल्जर्स के बीच से वो बिना सीरियसली इंजर्ड हुए बच कैसे गया। यह सवाल बंचारो को बड़ा ही डिसरिस्पेक्ट वाला लगा, मानो जॉन उसकी वफादारी पर सवाल उठा रहा है। फिर जॉन ने उसे बताया कि इंग्लैंड के मर्द ऐसे छोटे छोटे प्यालों में शराब नहीं पीते। जॉन का साथ देने बंचारो भी बड़े से खाने के बाउल में शराब पीने लग गया। देख के लग रहा था कि 3-4 पेग में ही बंटारो अपना कंट्रोल खोने लग गया। उसे लगता है कि सामुराई के बो एंड एरो जॉन के कैनन से कहीं ज्यादा सुपीरियर हैं। फिर जॉन को अपने स्किल्स का डेमो देने बंटारो नशे की हालत में गेट के कॉर्नर को निशाना बनाकर तीर चलाने लगा। मारिको सीधा टारगेट के सामने बैठी थी, पर जॉन के चिल्लाने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नहीं हिली। बंटारो ने मारिको के एकदम पास से 2 तीर चलाए। बंचारो को यह बर्ताव देखकर जॉन काफी गुस्सा हुआ। माना कि जापान में ये लोग बीवी को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, पर मारिको जैसी बीवी की बंचारो को थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मारिको से जॉन की बातों का ट्रांसलेशन सुनकर बंचारो ने गुस्से में मारिको को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए कहा। जॉन के मना करने के बावजूद भी मारिको अपने हस्बैंड के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उससे अपनी बैक स्टोरी बताने लगी। तो मारिको लॉर्ड अकेची की बेटी है। टाइको से पहले कुरोडा समाज जापान पर राज किया करते थे। कुरोडा के करप्ट और पागलपंती वाली बर्ताव से परेशान होकर जापान को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए अकेची ने उसका मर्डर कर दिया। माना कि अकेची ने जो कुछ भी किया वो कंट्री और उसके लोगों के भलाई के लिए किया था, बट जापान में जान से भी ज्यादा ये लोग रूल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। अकेची के इस रिबेलियस कारनामे के बाद सारे जापान में मारिको की फैमिली बदनाम हो गई। फिर अकेची को यह सजा मिली कि वो अपनी बीवी और बच्चों को मारकर खुद भी सेप्पुकु कर ले। मारिको की हाल ही में शादी हुई थी, तो वो इस सजा से बच गई। बस उस दिन से लेकर आज तक
हर साल मारिको एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड से मौत की भीख मांगती है ताकि वो अपने फैमिली के साथ रह सके, बट बंटारो साला इसे मरने की इजाजत भी नहीं देता। इतना बोलकर मारिको रोते हुए रूम से बाहर चली गई। अब क्योंकि मारिको बंटारो के इजाजत के बिना इनके सामने से उठकर चली गई, जॉन के सोते ही बंटारो मारिको को पीटने लग गया। मारिको की चीखें सुनकर जॉन उसे बचाने उसके रूम में चला गया, पर तब तक बंटारो घर से बाहर जा चुका था। मारिको ने जॉन और फूजी को बताया कि प्लीज वो उसे अकेला छोड़ दें। फिर जॉन गुस्से में अपनी गन लेकर बंटारो के पीछे चला गया, पर जॉन के सामने आते ही बंटारो ने घर की शांति भंग करने के लिए उसके सामने झुककर माफी मांगी। बंटारो ने इसे बताया कि उसने जो किया वो दारू के नशे में किया। यह सुनते ही जॉन गुस्से में वापस चला गया, बट घर में एंटर करते ही जॉन ने देखा कि बंटारो के नशे में चलाए तीर तो एकदम निशाने पर लगे थे, यानी बंटारो ने पूरे होश और हवास में मारिको की पिटाई की थी। सुबह होते ही जॉन अकेले में मारिको से मिलने चला गया, बट मारिको ने उसे साफ साफ बता दिया कि आज से इनकी दोस्ती खत्म। अब यह बस जॉन की ट्रांसलेटर का काम करेगी और कुछ नहीं। लॉर्ड टोरोनागा ने मुराजी को बताया कि याबुशिगे के आदमी अजीरो में उसके खबरी को ढूंढ रहे हैं। मुराजी अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार था, बट टोरोनागा इसके जैसा अंडरग्राउंड सामुराई नहीं खोना चाहता, तो उसने मुराजी को ऑर्डर्स दिए कि वो याबुशिगे के लिए कोई फेक खबरी ढूंढ कर लाए। सामुराई का मतलब सिर्फ तलवार लेकर लड़ना नहीं होता, सामुराई का मतलब है अपने मास्टर को सर्व करना, और मुराजी पूरे दिल से वही कर रहा था। जॉन ने घर वापस जाकर देखा कि जो परिंदा इसने घर के बाहर सुखाने के लिए लटकाया था वो गायब है। फिर फूजी ने इसे बताया कि वो परिंदा इनके गार्डनर ने हटाया था, और जॉन के ऑर्डर्स के मुताबिक फूजी ने गार्डनर को मरवा दिया। याद है ना जॉन ने मजाक मजाक में क्या ऑर्डर्स दिए थे, जो भी इस परिंदे को हाथ लगाएगा उसे मार देना, तो बस मार दिया। यह सुनते ही जॉन गुस्से से पागल हो गया कि भाई क्या लोग हैं ये, सिर्फ एक सड़े हुए परिंदे की बॉडी के लिए इसने एक इंसान की जान ले ली। जॉन को चिढ़ा हुआ देखकर फूजी ने इसके सामने खुद की जान भी रख दी कि सॉरी, गुस्सा हो तो मालिक मुझे भी मार दो। जॉन उसे घर में वापस भेजकर सीधा टोरोनागा के पास चला गया। जॉन ने टोरोनागा को बताया कि तुम्हारे पागलपंती वाले कल्चर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, बात बात पर रूल्स की आड़ में जान देने और लेने उतर जाते हैं सारे। जॉन को अब इनकी कंट्री में एक दिन भी नहीं रुकना है। वादे के मुताबिक जॉन ने टोरोनागा की आर्मी को ट्रेन कर दिया। अब जॉन चाहता है कि टोरोनागा उसे उसकी शिप और क्रू वापस कर दे ताकि ये जल्द से जल्द यहां से निकल जाए। मारिको ने इसे बताया कि जॉन इनके कल्चर को कभी नहीं समझ पाएगा। फूजी ने वही किया जो जॉन ने उसे ऑर्डर दिया था, और हाँ, जॉन के गार्डनर ने ये जानते हुए भी कि रूल्स क्या हैं, खुद अपनी मर्जी से परिंदे को निकालकर फेंका था ताकि घर में रहने वाले उसकी बदबू से परेशान ना हो। टोरोनागा को इनके स्टूपिड आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना था, तो वो उठकर दूर चला गया। जॉन मारिको की बातें सुनकर और भी ज्यादा स्पीचलेस हो गया कि अब तो सच में हद हो गई। तभी अचानक यहां पर एक बड़ा सा भूकंप आया। लैंडस्लाइड में टोरोनागा मिट्टी के अंदर दब गया। जॉन ने फौरन कूदकर टोरोनागा को मलबे से बाहर निकाला, बट नीचे गिरते वक्त टोरोनागा के स्वॉर्ड्स मिट्टी में कहीं गुम हो गए, तो जॉन ने इसे अपने स्वॉर्ड्स यानी फूजी के फैमिली स्वॉर्ड्स गिफ्ट कर दिए। टोरोनागा ने जॉन को थैंक यू बोलकर यह तोहफा एक्सेप्ट कर लिया। बाय द वे, फूजी को नहीं पता था कि उसके पापा कोई लेजेंडरी सामुराई वगैरह नहीं थे, वो तो अपनी जान की भीख मांगते हुए एक बुज़दिल की मौत मरे थे। बाद में टोरोनागा ने एक शराबी सामुराई से ये तलवार खरीदकर फूजी को गिफ्ट किए। फूजी को आज तक लगता है कि उसके पापा को ये स्वॉर्ड्स किसी बैटल ऑनर में मिले हैं। टोरोनागा और मारिको ने जानबूझकर ये बात उससे छुपाए रखी, उसे फेक रियलिटी में रखने। एनीवेज, तभी सबने देखा कि इस बड़े से भूकंप ने आजिरो में जबरदस्त तबाही मचा दी है। जॉन फूजी का हाल जानने फौरन भागते हुए अपने घर चला गया। फूजी जख्मी है बट जिंदा है। फिर जॉन यहां अपने गार्डनर की याद में गार्डन के पत्थरों को एडजस्ट करने लगा। जॉन को अब तक लगता है कि वो गार्डनर उसकी वजह से मर गया, बट जल्दी हमें पता चला कि गार्डनर की मौत के पीछे भी बहुत ही डीप मीनिंग है। मुराजी याबुशिगे रोमी को जॉन के गार्डनर यानी उजीरो के घर ले गया। इसके घर से मिले सबूत से यह साफ जाहिर हो रहा था कि उजीरो ही टोरोनागा का खबरी है। अच्छा हुआ कल ये आसान मौत मर गया, वरना याबुशिगे उसे काफी बुरी मौत मारता। समझ रहे हो?
गार्डनर ने पक्का मुराजी के कहने पर ही वो परिंदा हटाकर अपने लिए आसान मौत चूज की। तो उजीरो ने मुराजी की जान बचाने इनडायरेक्टली टोरोनागा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए खुद की कुर्बानी दे दी। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये लोग कितनी आसानी से खुद की कुर्बानी देने के लिए मान जाते हैं। जॉन तो फालतू में खुद को जिम्मेदार मान रहा है। लेडी ओचिबा ओसाका पहुंचते ही सीधा इशिडो से मिलने चली गई। ओचिबा ने यहाँ कंफर्म किया कि टोरोनागा ने वाकई में इसे ईडो में बंदी बनाकर रखा था, यानी वह खुद अपने मर्जी से वहां नहीं रह रही थी। ओचिबा चाहती है कि काउंसिल जल्द से जल्द टोरोनागा का कोई सोल्यूशन निकालें और आज से काउंसिल ऑफ रीजन सीधा लेडी ओचिबा को रिपोर्ट करेगा। और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 22 साल पहले नन्ही मारिको अपने पापा को लॉर्ड कुरुडा की मनमानी सहायता देख रही थी, यानी बहुत पहले से ही अकेची लॉर्ड कुरुडा से परेशान था। यहीं हमें पता चला कि लेडी ओचिबा कुरुडा की बेटी है और बचपन से ही वो और मारिको एकदम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बट मारिको को जवान होते ही अकेची ने बंचारो के साथ उसकी शादी करा दी। इस बात से मारिको बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उस टाइम बंचारो की टोडा फैमिली का ज्यादा नाम नहीं था और मारिको को किसी बड़े और रिस्पेक्टफुल घराने में जाना था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। भूकंप के दौरान हुए लैंडस्लाइड में टोरोनागा के हजारों सिपाही मारे गए। भूकंप में मरे हुए लोगों को ट्रिब्यूट देने के बाद टोरोनागा ने जॉन को कांटो का चीफ एडमिरल बना दिया और कैनन रेजिमेंट फिर से जॉन के हवाले कर दिया, क्योंकि जॉन ने लगातार दूसरी बार टोरोनागा की जान बचाई थी। ऑब्वियसली ओमी इस बात से जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि टोरोनागा ने इसे इंचार्ज बनाने का वादा किया था। याबुशिगे ने ओमी को बताया कि फिलहाल इन्हें दूसरे बड़े प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना चाहिए। टोरोनागा ऑलरेडी अपनी आधी फौज भूकंप में खो चुका है। ये लोग इस हाल में इशिडो की फौज का सामना नहीं कर सकते। अगर जंग हो गई तो ये सारे टोरोनागा के साथ बेमौत मारे जाएंगे। समय आ गया है कि नई विल बनाकर फिर से पार्टी बदलने का। घर आकर जॉन ने देखा कि मारिको एक रूम में बैठकर प्रे कर रही है। रूम के उस साइड से जॉन भी इसके साथ मिलकर प्रे करने लग गया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक साथ। जॉन के घर में हल्ला मचाने के बाद बंचारो टोरोनागा से माफी मांगने चला गया। टोरोनागा ने उसे सजेशन दिया कि अगर बंचारो को मारिको से प्यार नहीं है तो वो उसे डिवोर्स दे दे, पर बंचारो ने इस बात से साफ मना कर दिया। यहीं पर बंचारो ने टोरोनागा के कान भरे कि उसे शक है कि शायद मारिको और जॉन के बीच कुछ चल रहा है। बंचारो ने नोटिस किया है कि मारिको उसके साथ तो एकदम इमोशनल लेस पुतले की तरह रहती है, बट जॉन को देखते ही मारिको के अंदर एक अजीब सा वार्मनेस आ जाता है। यह सुनते ही टोरोनागा ने बंचारो को ऑर्डर दिया कि वो 7 दिनों तक मारिको से दूर रहे, बाकी टोरोनागा संभाल लेगा। बंचारो के जाने के बाद जॉन अपनी नई रिक्वेस्ट लेकर इससे मिलने चला आया। जॉन को टोरोनागा के दिए नए ओहदे और सैलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस अपना शिप और क्रू वापस चाहिए, ताकि वो समंदर में जाकर अपने क्रू मेंबर के साथ टोरोनागा के अंडर कवर दुश्मन यानी पोर्टुगीज के साथ लड़ाई कर सके। बट टोरोनागा को पोर्टुगीज के साथ लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने मारिको को बताया कि जॉन की ये रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं होने वाली। फिर टोरोनागा ने मारिको से डायरेक्टली उसके और जॉन के रिलेशन के बारे में पूछा। मारिको ने इसे साफ बता दिया कि टोरोनागा जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जॉन का दिमाग शांत करने टोरोनागा ने उसे ब्रोथल हाउस भेज दिया। टोरोनागा चाहता है कि मारिको भी ब्रोथल में जॉन के साथ जाए, जस्ट इन केस सेक्स से पहले या बाद में जॉन को किसी ट्रांसलेशन की जरूरत पड़े। टोरोनागा यहाँ इनडायरेक्टली मारिको को सजा दे रहा था। उधर ओसाका में लॉर्ड इशिडो ने सारे रीजेंट और उनकी फैमिलीज को जबरदस्ती अपना बंदी बनाकर रखा था। हिरोमात्सु ने भागते हुए जाकर किरीनो काटा को बताया कि जब तक काउंसिल नया रीजन डिसाइड नहीं करते इशिडो सबको अपने कब्जे में रखेगा। इशिडो ने फेक अफवाह फैलाई थी कि टाइको के बेटे की जान खतरे में है और जब तक वो खतरा टल नहीं जाता सारे रीजन्स उसकी नजर के सामने रहेंगे। मौका रहते हिरोमात्सु किरी और बाकी लेडीज को यहाँ से भगाना चाहता है, बट किरी के साथ एक प्रेग्नेंट लेडी होने की वजह से वो सफर नहीं कर सकते, तो ना चाहते हुए भी हिरोमात्सु अकेला ओसाका से भाग गया। फादर एल्वेडो को लगता है कि इशिडो के अचानक से इस रीजन को बंदी बनाने वाले प्लान के पीछे शायद लेडी ओचिबा का हाथ होगा। उसके आने के बाद से ही ओसाका में सब कुछ बदलने लग गया। फादर एल्वेडो ने फादर डेल एक्वा को फिर से एक बार सजेशन दिया कि उन्हें समय रहते टोरोनागा के साइड हो जाना चाहिए। लेडी ओचिबा अपने बेटे के बाल बना रही थी कि तभी उसे अचानक पुराने फ्लैशबैक्स आने लगे।
कुरुडा के मरने के बाद सारे लेडी ओचिबा को लेकर सीधा टाइको की बीवी डायो के पास ले गए। डायो ने उसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली वो खुद तो टाइको को बच्चा नहीं दे पाई, बट डायो चाहती है कि अब लेडी ओचिबा टाइको की कॉन्सोर्ट बनकर उसे बेटा पैदा करके दे। उस जमाने में लॉर्ड्स की एक बीवी और बहुत सारे कॉन्सोर्ट्स हुआ करते थे। कॉन्सोर्ट यानी समझो ऑफिशियल साइड चिक। लेडी ओचिबा के पास हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। लेडी ओचिबा के कहने पर इशिडो एक आर्टिस्ट लॉर्ड ईटो को टोरोनागा का रिप्लेसमेंट बनाने के लिए मान गया, बट अगेन इसका फैसला भी काउंसिल के वोटिंग के बाद ही होगा। हिरोमात्सु ने जाकर टोरोनागा को इशिडो और लेडी ओचिबा के प्लान के बारे में बताया, यानी इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। सबका मानना था कि समय रहते इन्हें क्रिम्सन स्काई प्लान पर काम करना चाहिए। क्रिम्सन स्काई यानी ओसाका पर अचानक से सरप्राइज अटैक करके कासल पर कब्जा कर लेना। फिर टोरोनागा सारे रीजन्स को मारकर जापान का अकेला रीजन बनेगा, मिलिट्री रूलर AKA शोगन। पर टोरोनागा को इस सुसाइड मिशन प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मारिको और फुजी ने लोकल ब्रॉथल यानी टी हाउस में जाकर जॉन के लिए उनकी बेस्ट सर्विस गर्ल AKA कर्टसन चूज कर ली, यानी कीकू। ओमी इस बात से जरा भी खुश नहीं था। पहले जॉन ने उसका ओहदा छीन लिया और अब लड़की भी। मारिको के समझाने के बाद जॉन उसके साथ टी हाउस चलने के लिए मान गया। कीकू ने अपने ट्विस्टेड वर्ड्स और टी पोरिंग स्किल्स दिखाकर जॉन को किसी तरह कंफर्टेबल फील करवाया, बट यहाँ जॉन और मारिको के बीच बन रहे इनविजिबल टेंशन को सारे फील कर सकते थे। कीकू भी समझ गई कि मारिको शायद अंदर ही अंदर से जॉन को चाहने लग गई है, बट अब क्या कर सकते हैं, काम तो काम है। कीकू ने मारिको को भी जॉन के साथ अपने प्राइवेट बेडरूम में बुलवाया, पर इतना टॉर्चर ही मारिको के लिए काफी था। वो जॉन और कीकू को प्राइवेसी देने टी हाउस के बाहर चली गई। काम पूरा होते ही अगली सुबह कीकू ने जॉन को वापस उसके घर छोड़ दिया। फिर टोरोनागा ने मारिको को बताया कि इतने सालों से वो अपने पापा को गलत समझ रही थी, असली जंग अभी खत्म नहीं हुई। अकेची ने मारिको को यूजलेस समझकर उसकी शादी बंटारो से नहीं करवाई, बल्कि अकेची ने तो उसे जिंदा रखने के लिए मारिको की शादी करवाकर सबसे दूर भेज दिया, ताकि समय आने पर मारिको वापस आकर अकेची के अधूरे मिशन को पूरा कर सके। ये सुनते ही मारिको एकदम से गिल्ट ट्रिप में चली गई। ये अब अपने पापा के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उधर ओसाका में लॉर्ड इशिडो ने 5वां रीजन चूज करने काउंसिल की मीटिंग बुलवा ली। बाकी सारे तो ईटो को अपनी काउंसिल का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गए, बट लॉर्ड सुगियामा ने इस बात से साफ मना कर दिया। उसे लगता है कि लॉर्ड इशिडो झूठी अफवाहें फैलाकर रीजन्स को अपना बंदी बनाकर जबरदस्ती उन पर रौंप झाड़ रहा है। इशिडो टाइको की बनाई डायनेस्टी पर एक कलंक है। इतना बोलकर सुगियामा वहां से चला गया। भरे काउंसिल में खुद की इतनी बेइज्जती होती देख लॉर्ड इशिडो गुस्से से पगला गया, बट फिर भी इशिडो ने ओचिबा को बताया कि भलाई इसी में कि वो थोड़ा पेशेंस से काम ले, मैडम इन चीजों में टाइम तो लगता है। यहीं पर लेडी ओचिबा ने इशिडो को एक जबरदस्त बॉम्ब न्यूज दी। ओचिबा का मानना था कि कुरुडा समा को मारने के पीछे लॉर्ड टोरोनागा का हाथ है। माना कि मर्डर अकेची ने किया, बट वो टोरोनागा ही था जिसने अकेची के कान भर भर के उसे कुरुडा के खिलाफ किया। इसीलिए लेडी ओचिबा टोरोनागा से इतनी नफरत करती है। टोरोनागा जितना शरीफ और शांत इंसान दिखता है, अंदर से वो उतना ही कमीना है। लेडी ओचिबा के इल्जाम को सुनकर इशिडो भी थोड़ा हैरान रह गया। लेडी ओचिबा ने टाइको के लिए बच्चा पैदा करने ढेर सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे। इशिडो सोच भी नहीं सकता कि ओचिबा कितनी परेशानियों से गुजरी है, बट फिर भी लेडी ओचिबा ने हिम्मत दिखाकर खुद अपनी किस्मत का मुंह मोड़ा। ये अब और ज्यादा वेट करके टोरोनागा को एक और चांस नहीं दे सकती। इन्हें जल्द से जल्द उसे रास्ते से हटाना होगा। फिर लेडी ओचिबा से ऑर्डर्स मिलते ही इशिडो ने लॉर्ड सुगियामा समेत उसके सारे सपोर्टर्स को मार दिया और इसका इल्जाम बैंडिट्स पर डाल दिया। सुगियामा की मौत की खबर मिलते ही टोरोनागा भी समझ गया कि इशिडो अब किसी भी वक्त वोटिंग करवाकर उसकी मौत का फरमान जारी कर देगा। फिर न चाहते हुए भी टाइको के बेटे की जान के खातिर टोरोनागा शोगुन बनने के लिए तैयार हो गया। मिशन क्रिम्सन स्काई इज ऑन। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7 की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक सीन से हुई। छोटे टोरोनागा की फर्स्ट बैटल, जिसे सरप्राइजिंगली वो जीत गया था। लड़ाई हारने के बाद टोरोनागा के दुश्मन मिजुगुची ने उससे रिक्वेस्ट की कि सेप्पुको करने के बाद टोरोनागा खुद उसका सर कलम करके उसे मार दे।
ये भी इनके कल्चर में एक रिस्पेक्टफुल मौत का तरीका है, यानी सेप्पुकु करके बाद में सर उड़ाने के लिए किसी पार्टनर को चुनना। मरने से पहले मिज़ुगुची ने टोरोनागा को बताया कि होपफुली अगले जन्म में टोरोनागा इसकी जगह हो और मिज़ुगुची तलवार लेकर उसका सर उड़ाने खड़ा हो। कहानियों के मुताबिक नन्हे टोरोनागा ने इधर एक ही झटके में मिज़ुगुची का सर उड़ा दिया। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। टोरोनागा अपने साथियों को लेकर उसके हाफ ब्रदर सेकी नोबुतात्सु से मिलने चला गया। टोरोनागा की यहाँ थोड़ी टांग खींचने के बाद सेकी अपनी आर्मी को टोरोनागा के साथ मिलाने के लिए मान गया। डील फाइनल होते ही ये दोनों भाई साथ मिलकर काउंसिल के खिलाफ लड़ेंगे। टोरोनागा ने सेकी को बताया कि आज की रात पार्टी करके कल ये लोग काम की बात करेंगे। सेकी को खुश रखने टोरोनागा ने मारिको को बोलकर पूरे हफ्ते के लिए कीकू को बुक करके रखा था, बट कीकू के हाई रेट्स देखकर टोरोनागा काफी परेशान हो गया। इतना ही नहीं, डिस्काउंट के बदले कीकू की बॉस गिन को टोरोनागा के साथ डिस्कशन करने थोड़ा प्राइवेट टाइम भी चाहिए था। फिर टोरोनागा ने जॉन को बुलाकर कहा कि सेकी के सामने वो अपने बेस्ट बिहेवियर में रहे। टोरोनागा चाहता है कि हातामोटो होने के नाते जॉन गन्स की बजाय स्वॉर्ड्स कैरी करे। जॉन को अब भी अपनी शिप वापस चाहिए थी। वो अब टोरोनागा की आर्मी में खुद को यूजलेस समझने लग गया था, बट जल्दी जॉन की ये भी समझ आ गया कि इधर सब वन वे कम्युनिकेशन चला है। टोरोनागा इसकी नहीं सुनने वाला। जॉन ने टोरोनागा को बताया कि अब से जैसा वो चाहेगा जॉन वैसा ही करेगा। हफ्ता भर बुक होने से पहले ओमी कीकू से मिलने गिन के टी हाउस चला गया, बट गिन ने बाहर ही इसका रास्ता रोक लिया। जब तक सर्विस पूरी नहीं हो सकती ओमी कीकू से नहीं मिल सकता। ओमी इस बात से भी काफी गुस्सा था कि गिन जॉन को अपने टी हाउस में लेकर आई थी। फिर ओमी को शांत करने गिन ने उसे इनडायरेक्टली जॉन और मारिको के बीच चले सीक्रेट रिलेशन के बारे में बताया कि उस रात जॉन का शरीर तो कीकू के साथ था, बट ध्यान कहीं और ही था। वादे के मुताबिक हिरोमात्सु ने फूजी के हस्बैंड और बच्चे की अस्थियां उसके हवाले कर दी। फूजी ने उसे बताया कि ये जॉन वाली ड्यूटी पूरी करने के बाद वो भी सेप्पुकु करके अपने फैमिली को ज्वाइन कर लेगी, पर हिरोमात्सु चाहता है कि फूजी जिंदा रहकर अपनी लाइफ कंटिन्यू करे। लेकिन फूजी को टोरोनागा के जीतने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बाद में हिरोमात्सु का रिएक्शन देखकर फूजी ने किसी तरह कवर अप करके उसे बताया कि ऑफ कोर्स लड़ाई तो टोरोनागा ही जीतेगा। रात में ग्रुप डिनर के दौरान नागाकाटो के कहने पर सेकी सबको टोरोनागा के बहादुरियों वाले किस्से सुनाने लगा कि कैसे महान टोरोनागा ने अपनी पहली ही लड़ाई में मिज़ुगुची का सर एक ही वार में धड़ से उड़ा दिया। ओमी कोने में बैठा बंचारो को पिन मार रहा था कि ये जॉन और मारिको कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे। टोरोनागा के समझाने के बावजूद भी सेकी इंसिस्ट करने लगा कि उसे आज ही बिजनेस की बात करनी है कि आखिर महान टोरोनागा अपनी हम्बल भाई की ढेर सारी आर्मी के बदले उसे क्या देने वाला है। फिर सेकी खुलेआम सबके सामने टोरोनागा की इंसल्ट करने लग गया। सेकी के इस बदलते हुए एटीट्यूड को देखकर सारे समझ गए कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तभी सेकी ने सबको बॉम्ब न्यूज दी कि इशिडो ने उसे काउंसिल ऑफ रीजेंट का मेंबर बनाया है, यानी शायद ईटो सुगियामा की जगह और सेकी टोरोनागा की जगह। काउंसिल के कहने पर सेकी यहाँ टोरोनागा को ओसाका ले जाने आया है। जब तक टोरोनागा कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेता सेकी की आर्मी पूरी अजीरो को अपना बंदी बनाकर रखेगी। और हाँ, नेबारा जोजन के मर्डर के बदले काउंसिल ने नागाकाडो को भी सेप्पुकु करने का ऑर्डर दिए हैं। टोरोनागा ने सबको बताया कि जब तक वो कोई फैसला नहीं लेता कोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। टोरोनागा को अगले दिन सूरज ढलने तक का टाइम चाहिए। जॉन ने मारिको को बताया कि वो साइड बाय साइड अपनी शिप के जरिए इनकी लड़ाई में मदद कर सकता है, पर मारिको ने इस बात से साफ मना कर दिया। ना ही उसे जॉन के साइड मिशन में पड़ना है और ना ही उसके साथ कहीं भाग कर जाना है। सेकी अपने साथ यहाँ याबुशिगे के जनरल का कटा हुआ सर भी लेकर आया था, इंडिकेटिंग कि इशिडो को अब याबुशिगे के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी जॉन ने देखा कि इशिडो की शिप भी अजीरो के किनारे पर आ गई, यानी जल्दी ये लोग सारे अजीरो पर भी कब्जा कर लेंगे। नागाकाडो बार बार टोरोनागा के कान खाए जा रहा था कि उन्हें अभी का अभी क्रिम्सन स्काई प्लान एक्टिवेट कर देना चाहिए, पर टोरोनागा को बेमतलब के खून खराबे में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर नागाकाडो को चुप करा के टोरोनागा गिन से मिलने चला गया। गिन टोरोनागा के इलाकों में अपने टी हाउस की चेन खोलकर खुद का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है। पर टोरोनागा ने गिन को बताया कि भाई उसे खुद अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं, वो गिन के फ्यूचर की गारंटी कैसे दे सकता है। यहीं पर गिन ने टोरोनागा से पूछा कि आखिर महान टोरोनागा इतना केयरलेस कैसे हो गया कि सेकी ने उसकी नाक के नीचे से सब कुछ छीन लिया। टू बी ऑनेस्ट, ये बात वाकई में सोचने वाली है। टोरोनागा के खबरी ऑलमोस्ट सारे इलाकों में फैले हुए हैं।
तो इसने ये साइकी वाली बात कैसे मिस कर दी? कहीं टोरोनागा वाकई में कोई हिडन सीक्रेट प्लान तो नहीं है? जो भी हो, किन को पूरा यकीन है कि उसकी तरह टोरोनागा भी खुद अपनी किस्मत बदल सकता है। किन की ये बातें सुनकर टोरोनागा थोड़ा सोच में पड़ गया। अगर इसके पास कोई सीक्रेट प्लान नहीं था तो अभी जरूर इसके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया आया होगा। उधर साइकी ने ओमी और नागाकाडो को बताया कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसे पर्सनली ना लें। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नेचर को फॉलो करते हुए साइकी ने इशिडो की साइड ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसे टोरोनागा के साथ रहकर मरने का कोई शौक नहीं है। ये सुनते ही नागाकाडो ने साइकी को बताया कि वो कभी नहीं समझ सकता है कि एक वॉरियर की मौत मरना कितनी खूबसूरत बात है, बट साइकी को मौत में कोई खूबसूरती नहीं दिखती। जॉन किनारे पर खड़ा इशिडो के शिप पर नजर रखे हुए था। तभी याबुशिगे टाइम पास करने जॉन को तलवारबाजी सिखाने लगा। बंचारो कोने में खड़ा गुस्से में सब कुछ देख रहा था। याबुशिगे जॉन को बार बार जमीन पर गिराकर उसका मजाक बना रहा था। तभी बंचारो ने तलवार निकालकर जॉन के गर्दन पर तान दी, पर समय रहते ही बंचारो समझ गया कि वो ये क्या फालतूगिरी कर रहा है। जॉन को वैसे भी मरने से डर नहीं लगता। फिर बंचारो चुपचाप अपनी तलवार वापस रखकर वहां से चला गया। फूजी भी आने वाली लड़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। तभी नागाकाडो यहाँ आकर उससे उसके हस्बैंड और बच्चे के बारे में बात करने लगा कि उस दिन अगर इशिडो के सामने नागाकाडो ने आवाज उठाई होती तो आज शायद फूजी की फैमिली जिंदा होती। लेकिन फूजी को पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जो हो गया सो हो गया। टोरोनागा डिसीजन लेने से पहले नई विल लिख रहा था कि उसके मरने के बाद टोरोनागा के इलाके पर उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का हक होगा। सरप्राइजिंगली टोरोनागा ने अपनी नई वसीयत में ईडो में गिन के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ दी। तभी वहां बंचारो ने आकर टोरोनागा से जॉन को मारने की इजाजत मांगी। बंचारो का मानना है कि जॉन का मारिको के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता है। टोरोनागा ने बंचारो को बताया कि अगर ऐसी बात है तो रूल्स के मुताबिक बंचारो को जॉन के साथ साथ मारिको को भी मारना होगा। मारिको को ये ऑर्डर्स मंजूर थे, बट बंचारो ने लास्ट मोमेंट पर अपना इरादा बदल दिया। उसे सिर्फ जॉन को मारना है, मारिको को नहीं। मतलब बंदा वुमन अब्यूजर और वाइफ बीटर होने के बावजूद भी शायद मारिको को अंदर से चाहता है। वॉर के बीच ये लव ट्रायंगल वाले प्रॉब्लम्स को देखकर टोरोनागा काफी गुस्सा हो गया। टोरोनागा ने मारिको को साफ साफ बता दिया कि उसे अब टोरोनागा की वफादारी और जॉन के बीच किसी एक को चुनना होगा। ऑब्वियसली मारिको ने इसके सामने टोरोनागा को चुना, पर अपने लॉर्ड को खुद पर गुस्सा होता देख मारिको ने सेप्पुको करने की इजाजत मांगी। टोरोनागा गुस्से में वहां से उठकर चला गया। शाम होते ही टोरोनागा ने साइकी को मिलने के लिए बुलवा लिया। यहीं हमें पता चला कि नन्हे टोरोनागा ने मिज़ोगुची का सर एक बार में नहीं बल्कि 9 बार ट्राई करने के बाद काटा था। यानी लॉर्ड्स के ये सारे ही लेजेंडरी स्टोरीज सच नहीं होते हैं। टोरोनागा के दिमाग में मिज़ोगुची के आखिरी वर्ड्स घूम रहे थे। देख के लग रहा था कि शायद इसने हार मान ली है। साइकी के आते ही टोरोनागा ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। सबने टोरोनागा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसका मानना था कि जापान की भलाई इसी में है कि टोरोनागा अमन व शांति से सरेंडर कर दे। वॉर से किसी का भला नहीं हुआ। यह सुनते ही जॉन टोरोनागा की इंसल्ट करके वहां से चला गया कि देखो तुम्हारे महान टोरोनागा सामा ने सबको चूना लगा दिया। अब सब ओसाका जाकर इसके साथ एक साथ मरना। साइकी टोरोनागा को ओसाका अगले दिन लेकर जाएगा। रात में साइकी कीकू की सर्विस से इतना इंप्रेस हो गया कि उसने कीकू से वादा किया कि वो उसे ईडो ले जाकर अपनी 7th कॉन्सोर्ट बनाएगा। फिर साइकी के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एलिवेट करने कीको कुछ चीजें लाने रूम से बाहर चली गई। कीको के जाते ही नागाकाडो के आदमियों ने साइकी पर हमला कर दिया। नागाकाडो साइकी का पीछा करते हुए उसे मारने चला गया, बट पूल के पास वो साइकी के रोप से फिसलकर गिर गया। नीचे गिरते ही नागाकाडो का सर एक पत्थर से टकराकर फूट गया। नागाकाडो को दम तोड़ता देख साइकी ने फिर से अपनी मौत वाली बात दोहराई कि उसे मौत में कोई खूबसूरती नहीं दिखती। और यहां होता है एपिसोड 7 खत्म। एपिसोड 8 साइकी की आर्मी टोरोनागा और उसके साथियों को ईडो छोड़ने चले गए। टोरोनागा यहां 49 डेज तक रहकर नागाकाडो की मौत का मातम मनाएगा। इनके रूल्स के हिसाब से ये मॉर्निंग पीरियड खत्म होने तक साइकी की आर्मी टोरोनागा को हाथ नहीं लगा सकते, बट फिर भी टोरोनागा पर नजर रखने साइकी की आर्मी ने ईडो की बॉर्डर्स पर कड़ी नाकाबंदी लगा रखी थी। 49 डेज पूरे होते ही साइकी टोरोनागा को पकड़कर फौरन ओसाका लेकर जाएगा। ईडो में एंटर करते ही मारिको ने जॉन को उसके जर्नल्स वापस दे दिए। टोरोनागा ने जॉन को अब आजाद कर दिया है।
जॉन अगर चाहे तो वो अपने शिप और क्रू मेंबर्स के साथ वापस इंग्लैंड जा सकता है। जॉन ने यहाँ इनडायरेक्टली मारिको को भी अपने साथ चलने का ऑफर दिया, बट टोरोनागा की कट्टर वफादार होने की वजह से मारिको आखिरी दम तक अपने लॉर्ड के साथ रहेगी। ओचिबा को नागाकाडो की मौत की खबर सुनाने के बाद इशिडो ने सीधा उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ओचिबा ये देखकर हैरान रह गई कि इशिडो अचानक से सिंपिंग पर उतर आया, बट उसने ऑफिशियली इशिडो का प्रपोजल को रिजेक्ट भी नहीं किया। ओमी और बाकी सारे नागाकाडो की याद में साके पी रहे थे। माना कि नागाकाडो बड़ी ही लो लेवल मौत मरा, बट एटलीस्ट उसने सैकी से लड़ने की हिम्मत तो दिखाई। ओमी को लगता है कि टोरोनागा सरेंडर करके नागाकाडो की कुर्बानी वेस्ट कर देगा। सरप्राइजिंगली अगले दिन नागाकाडो के फ्यूनरल पर टोरोनागा खुद नहीं गया। अपेरेंटली ईडो को आते वक्त टोरोनागा की तबीयत खराब हो गई थी। यहीं पर याबुशिगे ने नोटिस किया कि टोरोनागा के जनरल्स भी उसके सरेंडर वाले फैसले से खुश नहीं है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट में नागाकाडो की फ्यूनरल अपने आर्मर्स पहनकर अटेंड कर रहे हैं। याबुशिगे की समझ में नहीं आ रहा था कि इनके पास जॉन के कैनन्स और हथियार होने के बावजूद भी टोरोनागा ओसाका पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी याबुशिगे को एक निहायती बैड न्यूज पता चली। टोरोनागा चाहता है कि याबुशिगे ओसाका जाकर टोरोनागा के नाम पर खुद सरेंडर करके जॉन के कैनन्स इशिडो के हवाले कर दे। ये सुनते ही याबुशिगे स्पीचलेस हो गया। बीमार टोरोनागा कासल के छत पर खड़ा दूर से नागाकाडो की फ्यूनरल देख रहा था। मारिको लेडी रिन के बच्चे को देखने गई थी। तभी रिन ने उसे बताया कि उसकी बहन यानी ओचिबा ने रिन से वादा किया है कि ओसाका आगे सरेंडर होते ही वो रिन की फैमिली को बख्श देगी। तभी वहां बंटारो ने आकर मारिको से रिक्वेस्ट की कि सरेंडर होकर मरने से पहले उसे अपनी बीवी के लिए स्पेशल रिचुअलिस्टिक चाय बनानी है। अगेन ये भी इनके कल्चर में बहुत बड़ी बात थी। फादर एल्विडो को लगता है कि टोरोनागा को लेडी ओचिबा के साथ अलायंस बनाकर इशिडो को हराना चाहिए। ये आइडिया मारिको और हिरोमात्सु को भी बहुत पसंद आया, बट टोरोनागा अच्छे से जानता था कि लेडी ओचिबा उसके साथ कभी पार्टनरशिप नहीं करने वाली। वो अपने सरेंडर वाले फैसले पर अड़ा रहेगा। जाने से पहले टोरोनागा ने फादर एल्विडो को बताया कि वादे के मुताबिक वो उसे ईडो में चर्च बनाने के लिए जगह दे रहा है। टोरोनागा चाहता है कि फादर एल्विडो ओसाका जाकर यहाँ की सारी असली सिचुएशन इशिडो को बता दे। ये सुनते ही हिरोमात्सु की आंखें चमक उठी। मीटिंग खत्म होते ही इसने बंटारो और याबुशिगे को बताया कि टोरोनागा पक्का कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है, वरना वो फादर एल्विडो के थ्रू ओसाका कोई मैसेज नहीं भेजता। मारिको को मस्त ट्रेडिशनल चाय पिलाकर बंटारो ने उसे बताया कि वो चाहता है कि ओसाका जाने से पहले ये दोनों साथ में सेप्पुकु कर मर जाएं। मारिको बरसों से बंटारो से जो मौत का तोहफा मांग रही थी, आज वो उसे फाइनली दे देगा। यह सुनते ही मारिको ने उसे बताया कि वो इसकी सिचुएशन कभी नहीं समझ पाया। मारिको बंटारो से मौत अपनी जिंदगी से छुटकारा पाने नहीं, बल्कि बंटारो से छुटकारा पाने मांग रही थी। उसे बंटारो के साथ हैप्पीली मरने से अच्छा 100 साल की अकेली जिंदगी पसंद है। डैम! यह सुनते ही बंटारो की सारी अकड़ निकल गई और मारिको के जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लग गया। शब्दों से किया यह घाव बंटारो शायद कभी नहीं भर पाएगा। उधर जॉन अपने क्रू मेंबर से मिलने चला गया, जो कि ईडो में बस शराब पीते हुए मजे कर रहे थे। बट अंदर जाते हुए जॉन को रियलाइज हुआ कि जापानीज कल्चर ने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। जॉन आधे रास्ते में से ही कल्टी मारने वाला था, बट उसके क्रू मेंबर सोलोमन ने जॉन को जापानीज आउटफिट में देख लिया। तो जॉन के क्रू का मानना था कि उनकी इस बुरी कंडीशन का असली जिम्मेदार जॉन ही है। अगर शिप के कैप्टन के मरने के बाद जॉन शिप वापस मोड़ लेता तो आज शायद ये लोग इंग्लैंड में होते, बट नहीं, अंजिन सामा को तो जापान ढूंढना था। फिर इन दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई छिड़ गई। जॉन नशे में धुत सोलोमन को कूटकर वहां से चला गया। जॉन अब फाइनली समझ गया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। अगले ही दिन जॉन ने याबुशिगे के सामने एक ऑफर रखा कि उसे याबुशिगे के बैनर के अंडर सेल करना है। जॉन चाहता है कि याबुशिगे और वो साथ मिलकर नए जापान में अपना फ्यूचर बनाएं। वो क्लिफ से गिरने वाले इंसिडेंट के बाद जॉन की नजर में याबुशिगे के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। इसे भी अब याबुशिगे की तरह ही अपनी किस्मत खुद लिखनी है। देख के लग रहा था कि याबुशिगे को जॉन के ऑफर में इंटरेस्ट आ रहा है। I mean, दूसरे के नाम पर बेमौत मरने से अच्छा है अपना फ्यूचर बना लो। बट तभी ओमी का रिएक्शन देखकर याबुशिगे ने जॉन का ऑफर ठुकरा दिया कि वो टोरोनागा से वफादारी नहीं तोड़ सकता।
फादर एल्विटो ईडो में अपने नए चर्च की जगह देखने गया था। यहीं उसे पता चला कि टोरोनागा ने इनके साथ जबरदस्त गेम खेला है। तो टोरोनागा ने चर्च के बाजू में ही गिन को टी हाउस बनाने के लिए जगह दी थी, यानी चर्च और रेड लाइट एरिया आजू बाजू। तो क्या फादर एल्विटो टोरोनागा की जगह एक्सेप्ट करके यहाँ पर चर्च बनाएगा या फिर रिजेक्ट करके टोरोनागा के ऑफर की डिसरिस्पेक्ट करेगा? बाय द वे, जो लोग नहीं जानते, ये ईडो शहरी आगे चल के टोक्यो बनेगा। उधर ओसाका में स्ट्रोक की वजह से डायो ने दम तोड़ दिया, बट मरने से पहले उसने ओचिबा को बताया कि वो होस्टेज रीजेंट्स को आजाद करके इशिडो का साथ छोड़ दे। इशिडो लीडर बनने के लायक नहीं है। डायो को लगता है कि उसने ओचिबा को टॉर्चर करके आज एक मॉन्स्टर बना दिया है। देख के लग रहा था कि डायो की बातों का ओचिबा के दिल पर थोड़ा असर तो हो ही रहा था। जनरल्स को अपने खिलाफ होता देख टोरोनागा ने सबकी अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली। इस मीटिंग में टोरोनागा ने सबको बताया कि जो लोग ओसाका जाकर टोरोनागा के साथ सरेंडर करेंगे वो इस ऑर्डर पर साइन कर दो। याबुशिगे और ओमी ने न चाहते हुए भी सरेंडर ऑर्डर्स पर साइन कर दिया, बट टोरोनागा के जनरल्स ने इस बात से साफ मना कर दिया। ये सरेंडर करके बुजदिलों वाली मौत नहीं मरना चाहते। इन्हें ओसाका पर हमला करके लड़ते हुए अपनी जान देनी है, चाहे इसके लिए सबको टोरोनागा के खिलाफ ही क्यों ना होना पड़े। पर टोरोनागा को अब भी फालतू के खून खराबे में इंटरेस्ट नहीं था। इसका मानना था कि जापान के भले के लिए इन सबको हार मानकर सरेंडर करना चाहिए। यह सुनते ही हिरोमात्सुकी सटक गई। उसने टोरोनागा को गुस्से में बताया कि उसे अब टोरोनागा की शक्ल में एक आरसीबी फैन की झलक दिख रही है, जिन्होंने ऑलरेडी सारी उम्मीदों से हार मान ली है। हिरोमात्सु ने टोरोनागा को बताया कि अगर उसने अपना सरेंडर वाला फैसला वापस नहीं लिया तो हिरोमात्सु अभी का अभी सबके सामने सेप्पुकु कर लेगा। बट टोरोनागा अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ। हिरोमात्सु को अगर मरना है तो वो मर जाए। फिर टोरोनागा की आंखों में थोड़ी देर तक झांकने के बाद हिरोमात्सु ने बंटारो को सेकंड करने के लिए बुलवाया, यानी सेप्पुकु करने के बाद अपना सर उड़ाने। बंटारो ने हिरोमात्सु से रिक्वेस्ट की कि उसे भी अपने पापा के साथ मरना है। ये भाई साहब मारिको के दिए सदमे से कभी नहीं उभरने वाले। बट हिरोमात्सु ने इस बात से साफ मना कर दिया। हिरोमात्सु ने बंटारो को ऑर्डर्स दिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपने लॉर्ड टोरोनागा पर गिव अप नहीं करना, चाहे टोरोनागा हारा हुआ ही क्यों न लगे। बंटारो को आखिरी दम तक टोरोनागा के साथ रहना होगा। फिर हिरोमात्सु ने अपने सबसे पुराने और जिगरी दोस्त टोरोनागा को फाइनल गुड बाय बोलकर सेप्पुकु कर लिया। टोरोनागा की आंखें तो भर आई, बट वो फिर भी अपने फैसले पर अड़ा रहा। ये देखकर सारे हैरान रह गए। सारे समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर हिरोमात्सु की मौत से टोरोनागा ने अपना फैसला नहीं बदला तो कोई टोरोनागा को नहीं समझा सकता। बट यहीं पर आता है शोगुन सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात में टोरोनागा ने मारिको को अकेले में बताया कि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था, ताकि सारे टोरोनागा के फैसले को सीरियसली लें। हिरोमात्सु को टोरोनागा के इस प्लान के बारे में पता नहीं था, बट मरने से पहले टोरोनागा की आंखों में देखते ही वो समझ गया कि टोरोनागा जरूर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। फिर मीटिंग में बैठे सबको टोरोनागा के सरेंडर पर यकीन दिलाने हिरोमात्सु ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, ताकि यह देखकर इशिडो और ओचिबा के सीक्रेट खबरी भी उन्हें जाकर बता दें कि टोरोनागा ने अब वाकई में पूरी तरह से हार मान ली है। टोरोनागा यह भी अच्छे से जानता था कि आजादी मिलने के बाद जॉन सीधा याबुशिगे से अलायंस करने जाएगा, क्योंकि याबुशिगे और जॉन दोनों ही काफी प्रिडिक्टेबल बंदे हैं। माना कि पहले याबुशिगे ने जॉन का ऑफर ठुकरा दिया, बट इसे पूरा यकीन है कि मीटिंग में हिरोमात्सु को मरता देखकर अब याबुशिगे अपना इरादा भी बदल लेगा, और याबुशिगे ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो याबुशिगे और जॉन का टोरोनागा के पीठ पीछे प्लानिंग करना भी इनडायरेक्टली टोरोनागा के प्लान का हिस्सा था। ये सारे भोंदू लोग ना चाहते हुए भी महान टोरोनागा के बनाए गेम में बस अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इतना बोलकर टोरोनागा ने मारिको को उसके रोल के बारे में बताया। फिर टोरोनागा से अपने सीक्रेट ऑर्डर्स लेकर मारिको सीधा जॉन से मिलने चली गई। याबुशिगे अपने पार्टनर जॉन के शिप में बैठकर ओसाका जाने की तैयारी में था। ओमी के मना करने के बावजूद भी याबुशिगे अब जॉन के साथ मिल गया, पर मारिको को अचानक से शिप में चढ़ता देख याबुशिगे हैरान रह गया। मारिको ने उन्हें बताया कि टोरोनागा के दिए ऑर्डर्स के मुताबिक ये भी इनके साथ ओसाका जाएगी। उधर ओसाका में डायो के फ्यूनरल की तैयारियां चली थी। इसी दौरान लेडी ओचिबा ने इशिडो का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सुबह होते ही टोरोनागा फाइनली अपने कासल से निकलकर नागाकाडो के फ्यूनरल साइट पर चला गया।
नागाकाडो की गलती की वजह से टोरोनागा को अपनी सीक्रेट प्लानिंग अंजाम देने 49 डेज का टाइम मिला। तो जो हुआ एक इधर से अच्छा ही हुआ। फिर टोरोनागा ने यहाँ वादा किया कि वो नागाकाडो और हिरोमात्सु की कुर्बानियां वेस्ट जाने नहीं देगा। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। एपिसोड 9 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। 14 साल पहले हमने देखा कि प्रेग्नेंट मारिको अपने फैमिली को खोने के बाद से ही बार बार खुद की जान लेने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी फादर एल्विटो ने उसे दिलासा देते हुए रोजरी हाथ में थमाई, इंडिकेटिंग कि अब कैथोलिक धर्म को स्वीकारने के बाद खुदकुशी का ख्याल मारिको के दिमाग से निकल जाएगा। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। मारिको जॉन और याबुशिगे के साथ सफर करते हुए ओसाका चली आई। यहाँ पहुंचते ही याबुशिगे ने जॉन को साथ रहकर फटाफट इशिरो के साथ होने वाली मीटिंग के लिए तैयार रहने को कहा। मारिको सीधा किरी और लेडी शिजू से मिलने चली गई। लेडी शिजू यानी टोरोनागा की कॉन्सर्ट, जिसे हाल ही में बेटा हुआ था, यानी नागाकाडो के मरने से पहले ही टोरोनागा ने उसके रिप्लेसमेंट की तैयारियां करके रखी थी। वैसे भी उस जमाने में लॉर्ड सिर्फ एक ही वंश पर डिपेंड नहीं रह सकते थे। मारिको ने किरी को टोरोनागा के दिए सीक्रेट्स ऑर्डर दिखाए। होपफुली टोरोनागा का ये खुफिया प्लान काम कर जाए। फादर डेलएक्वा को पूरा यकीन था कि टोरोनागा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। वो जरूर कोई सीक्रेट प्लानिंग में लगा होगा। याबुशिगे और जॉन अपना ऑफर लेकर इशिडो से मिलने चले गए। याबुशिगे ने इशिडो से माफी मांगकर जॉन और उसकी शिप उसे गिफ्ट के तौर पर ऑफर की। बट इशिडो को धोखेबाज याबुशिगे और एक बारबेरियन की वफादारी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जॉन के हथियार और शिप तो वैसे भी ये अपने कब्जे में ले ही लेगा। यानी इनका इशिडो के साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाने वाला प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। फिर मारिको ने इशिडो और ओचिबा को उनके एंगेजमेंट पर बधाइयां दी। ओचिबा चाहती है कि मारिको आने वाले पोएट्री कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, क्योंकि मारिको को पोएट्री में बड़ी महारत हासिल थी। बट मारिको ने उसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि टोरोनागा के ऑर्डर्स के मुताबिक सुबह होते ही उसे किरी और लेडी शिजू को वापस ईडो लेकर जाना है। यह सुनते ही इशिडो गुस्से से पागल हो गया कि आखिर मारिको अपने आप को समझती क्या है जो इसने लेडी ओचिबा की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। बट मारिको ने उन्हें बताया कि क्योंकि मारिको टोरोनागा की वफादार है, इसीलिए वो पहली प्रायोरिटी अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स को देगी। मारिको का अचानक से ऐसा रिबेल बर्ताव देखकर याबुशिगे और जॉन समझ गए कि टोरोनागा ने जरूर इसे यहाँ कोई सीक्रेट मिशन अंजाम देने भेजा होगा। बेसिकली मारिको सबके सामने इशिडो से ये उगलवाना चाहती थी कि उसने सबको ओसाका में बंदी बनाकर रखा है और इशिडो के ऑर्डर्स के बिना कोई यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यानी अगर अगली सुबह इशिडो के आदमियों ने मारिको को ओसाका से बाहर जाने से रोका तो ये बात प्रूव हो गई कि यहाँ सारे इशिडो के कैद में हैं। और अगर इशिडो ने मारिको को बाहर जाने से नहीं रोका तो उसके पीछे पीछे बाकी सारे रीजेंट्स के फैमिलीज भी महल के बाहर भाग जाएंगे। चेक एंड मेट। मारिको के बेटे ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो इशिडो के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश ना करे। ऑलरेडी इनकी फैमिली काफी बदनाम है, उसमें और ज्यादा चैप्टर्स ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। अपने बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मारिको को काफी बुरा लगा, बट क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। सबके समझाने के बावजूद भी सुबह होते ही मारिको किरी और शिजू को लेकर ओसाका से बाहर जाने लगी। बट तभी महल के गार्ड्स ने इन्हें रोककर ओसाका से बाहर जाने का परमिट मांगा। अपेरेंटली महल के बाहर जाने से पहले इन्हें इशिडो का साइन किया हुआ परमिट लगेगा। सारे महल की छत पर खड़े नीचे चले इस ड्रामा को देख रहे थे। मारिको ने अपने गार्ड सामुराइज को इशिडो की आर्मी से लड़ने के ऑर्डर्स दिए, बट एक एक करके सारे सामुराइज मारे गए। फिर मारिको ने लॉर्ड कियामा और ओहनो से मदद मांगी, पर नीचे खड़े गार्ड्स इशिडो के आदमी होने की वजह से इस मामले में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। बट फिर भी कियामा ने गार्ड्स को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेडी मारिको को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। फिर इशिडो के आदमियों से लड़ने की नाकाम कोशिश के बाद मारिको ने आखिरकार हार मान ली। बट वापस जाने से पहले मारिको ने सबके सामने अनाउंस किया कि वो अपने लॉर्ड के दिए काम में फेल होने का सदमा हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए आज सूरज ढलते ही मारिको सेप्पुकु कर लेगी। और मारिको चाहती है कि क्रिश्चियन होने की वजह से कियामा मारिको को सेकंड करे। ये सुनते ही सारे हैरान रह गए। लॉर्ड कियामा ने पहले तो मारिको को सेकंड करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, बट इशिडो ने बाद में उसे ऐसा करने से रोक दिया।
होचिबा ने इशिडो को समझाया कि अगर इन्होंने मारिको को मरने दिया तो ओसाका में कैद सारे रीजन्स उनके खिलाफ हो जाएंगे। पर अगर इशिडो ने मारिको को सही सलामत वापस भेज दिया तो बाकी रीजन्स भी यहाँ से जाने की परमिशन मांगेंगे। सारे समझ गए कि ये जरूर टोरोनागा की कोई तगड़ी प्लानिंग का हिस्सा होगा। फिर ओचिबा ने अपने बेटे की मदद से मारिको और जॉन को प्राइवेटली मिलने के लिए बुलवा लिया। ओचिबा ने मारिको को साफ साफ बता दिया कि मारिको के मरने से किसी को फायदा नहीं पहुंचने वाला। भलाई इसी में है कि मारिको उनके बचपन की दोस्ती की खातिर अपनी ये जिद छोड़ दे, पर मारिको अपने फैसले पर अड़ी रही। मारिको यहाँ से निकलकर सीधा फादर एल्विटो के सामने कन्फेस करने चली गई। क्रिश्चियन होने के नाते मरने से पहले इसे अपने गुनाह जो माफ करवाने थे। दूसरी तरफ इशिडो ने याबुशिगे को उसकी जान के बदले एक ऑफर दिया। अगर जिंदा रहना है तो याबुशिगे को इशिडो का एक सीक्रेट काम करना होगा। शाम होते ही मारिको अपने सेप्पुको के लिए तैयार हो रही थी। मरने से पहले मारिको ने सबके लिए एक आखिरी पोयम लिखी थी। लॉर्ड कियामा के ना आने की वजह से जॉन मारिको को सेकंड करने के लिए आगे आया, क्योंकि वो मारिको को सुसाइड वाले गिल्ट में मरता नहीं देख सकता। बट इससे पहले कि मारिको सेप्पुको कर ले, वहां इशिडो आ गया। इशिडो ने मारिको को उसका परमिट थमाकर कहा कि अब वो ओसाका से बाहर जाने के लिए क्लियर है। और इशिडो ने यहाँ किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा। जिसे भी ओसाका से बाहर जाना है वो इशिडो से परमिट लेकर फुल आजादी से बाहर जा सकता है। ये देखकर जॉन और मारिको की जान में जान आई और सबके जाते ही रात में उन्होंने एक दूसरे को खुशी के मारे किस कर लिया। याबुशिगे बाहर छत पर खड़ा पहरा दे रहा था। देर रात होते ही एक नया गार्ड याबुशिगे की जगह लेने आया, पर याबुशिगे ने उसे मार दिया क्योंकि याबुशिगे यहाँ चुपके से कुछ शिनोबीज को हमला करने अंदर भेजने वाला था। याबुशिगे की मदद से सारे हमलावर कीरी के घर में घुस गए और एक एक करके सो रहे गार्ड्स को मारने लगे। मौका देखकर याबुशिगे ने भी इनके बीच विक्टिम बनने का नाटक किया। जॉन, मारिको, कीरी और कुछ और सर्वाइवर्स अपनी जान बचाने इस रूम में घुस गए, पर मारिको समझ गई कि ये शिनोबीज यहाँ उसके लिए आए हैं और मारिको को मारने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी मारिको ने नोटिस किया कि शिनोबीज बाहर बम लगाकर रूम के दरवाजे को उड़ाने की प्लानिंग में है। फिर बाकी सबकी जान बचाने की खातिर मारिको खुद जाकर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई ताकि एक्सप्लोजन होते ही वो मर जाए और उसके मरने के बाद शिनोबीज वापस चले जाएं। जॉन के समझाने के बावजूद भी मारिको दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और धमाके में मारी गई। यहाँ होता है एपिसोड 9 खत्म। एपिसोड 10 की शुरुआत एक ड्रीम सीक्वेंस से हुई। पहले लगा था कि शायद हम यहाँ जॉन ब्लैक थ्रोन का फ्यूचर देख रहे हैं, बट एपिसोड खत्म होते होते समझ आ गया कि ये फ्यूचर नहीं बल्कि जॉन के विजन्स हैं। रियलिटी में जॉन पिछले एपिसोड वाले धमाके के बाद बेहोश पड़ा ये सब इमेजिन कर रहा था। होश आते ही जॉन ने देखा कि मारिको धमाके में मारी गई है। फिर ये फौरन मारिको को अपनी बाहों में लेकर उसके लिए प्रे करने लगा। मारिको की लाश देखकर याबुशिगे जबरदस्त गिल्ट में चला गया। इस शिनोबी अटैक के बाद काउंसिल ऑफ रीजन्स ने फौरन एक अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली। इशिडो ने सबसे वादा किया कि ये अटैक उसने नहीं किया था। शायद इस अटैक के पीछे भी टोरोनागा का हाथ हो। इशिडो का मानना है कि टोरोनागा ये सब अटैक वगैरह प्लान करके ओसाका के सारे रीजन्स को इशिडो के खिलाफ करना चाहता है। तभी सेकी ने सबको टोरोनागा का भेजा लेटर पढ़कर सुनाया। एज एक्सपेक्टेड मारिको की मौत की वजह से टोरोनागा ने सरेंडर वाला प्लान कैंसिल कर दिया। टोरोनागा अब काउंसिल से सीधा लड़ाई के मैदान में मिलेगा। देख के लग रहा था कि बाकी रीजन्स भी इशिडो की बात से सहमत थे। शायद वाकई में टोरोनागा खुद मारिको को मरवा कर जापान पर कब्जा करने की प्लानिंग में है, बट वो सब बाद में। पहले इन्हें लेडी मारिको के लिए क्रिश्चियन स्टाइल में फ्यूनरल अरेंजमेंट्स करने थे। इशिडो यहाँ से निकलकर सीधा याबुशिगे से मिलने चला गया। याबुशिगे को लगा था कि इशिडो के भेजे शिनोबी मारिको को शायद किडनैप वगैरह करने वाले थे। उसे शायद जरा भी आइडिया नहीं था कि उसकी वजह से लेडी मारिको की जान चली जाएगी। इन्हीं ख्यालों में याबुशिगे बहकी बहकी बातें करने लग गया। उसे अपने पुराने लॉर्ड की बातें याद आने लगी, जिसने जापान में होने वाले भूकंप को नेचर का साइन समझकर एक बार वॉर को रोक दिया था। इशिडो ने याबुशिगे को अपने काउंसिल में एक बड़ा ओहदा ऑफर किया। वो चाहता है कि याबुशिगे इजू जाकर इशिडो के लिए नई आर्मी तैयार करे, बट याबुशिगे गिल्ड की वजह से अब पूरी तरह से पगला गया था। फादर एल्विटो कियामा के गार्ड्स के साथ जॉन और याबुशिगे को सही सलामत ओसाका से बाहर ले जाने लगा।
इसने जॉन को बताया कि ओरिजिनली तो चर्च जॉन को मारने वाले थे, बट लेडी मारिको ने मरने से पहले चर्च से रिक्वेस्ट की थी कि वो जॉन को जिंदा छोड़ दें। ये सुनते ही जॉन और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। जॉन ने देखा कि याबुशिगे अब पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। इसने जॉन से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो उसे अपने साथ जापान से इंग्लैंड ले जाए फ्रेश स्टार्ट करने, पर जॉन ने उसे दिमाग ठंडा रखकर सोचने के लिए कहा। इजू के पास पहुंचते ही जॉन ने देखा कि किसी ने जॉन की शिप को डुबा दिया था। जॉन को लगा कि शायद जॉन की शिप का डूबना भी मारिको और चर्च के बीच हुए डील का हिस्सा होगा कि चर्च जॉन को जिंदा छोड़ेंगे और बदले में वो उसकी शिप डुबा देंगे ताकि बाद में जॉन अपनी शिप की मदद से पोर्टुगीज ट्रेडर्स पर हमला ना करे। हजीरो में लैंड होते ही मुराजी ने जॉन का ये शक भी सही साबित कर दिया कि रात में चर्च के कुछ लोगों ने धमाके से जॉन की शिप डुबा दी। गांव में दाखिल होते ही ओमी के सोल्जर्स याबुशिगे को कैद करके टोरोनागा के पास ले गए। टोरोनागा ने याबुशिगे को बताया कि वो जानता है कि याबुशिगे ने ही उन्हें धोखा दिया है। टोरोनागा के सीक्रेट खबरी ने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मारिको पर हुए शिनोबी अटैक में याबुशिगे का भी हाथ था। याबुशिगे ने हंसी खुशी ये इल्जाम कबूल कर लिया। उसे टेंशन के बजाय रिलीफ फील हो रहा था कि चलो फाइनली इसे गिल्ट में जिंदा नहीं रहना पड़ेगा। याबुशिगे चाहता है कि टोरोनागा उसे कोई खतरनाक वाली मौत की सजा दे, जैसे तोप से उड़ाना या खूंखार मछलियों का चारा बनाना, क्योंकि याबुशिगे को हाई लेवल मौत में काफी इंटरेस्ट था। बट टोरोनागा ने इस बात से साफ मना कर दिया। टोरोनागा ने ऑर्डर्स दिए कि अगले दिन शाम होते ही याबुशिगे अकेले में सेप्पुकु कर लेगा और टोरोनागा उसे सेकंड करेगा। फिर टोरोनागा उसकी बीवी किरी और कॉन्सोर्ट शिजू से मिलने चला गया, जिसने हाल ही में टोरोनागा के लिए नया बेटा पैदा किया था। तभी किरी ने टोरोनागा को लेडी ओचिबा का भेजा एक सीक्रेट लेटर थमाया। लेटर को पढ़ते ही मानो टोरोनागा के एकदम जान में जान आई कि चलो उसका बनाया प्लान फाइनली काम कर गया। अब इस लेटर में क्या लिखा था उसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरी तरफ फूजी ने जॉन को बताया कि टोरोनागा ने उसे अब अपनी सर्विस से आजाद कर दिया है। जॉन के साथ ड्यूटी पूरी करने के बाद फूजी नन बन जाएगी। जॉन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, बट फूजी ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था। फिर जॉन टोरोनागा से मिलने चला गया। यही जॉन को पता चला कि मुराजी भी टोरोनागा के सीक्रेट स्पाइज में से एक है और मुराजी एक्चुअल में एक सामुराई है। टोरोनागा जॉन की शिप उड़ाने वाले को ढूंढने गांव वालों को मारने लग गया था। जिस पर भी शक हो सीधा उसका सर काट दो। जॉन ने टोरोनागा से रिक्वेस्ट की कि प्लीज वो इस खून खराबे को रोक दे। जॉन अब समझ गया है कि उसकी शिप के तबाह होने के पीछे मारिको का हाथ था और जॉन को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट टोरोनागा को अब भी उसके दुश्मनों को सजा देनी थी। ऐसे कैसे कोई भी इसके एरिया में घुस के शिप वगैरह उड़ा देगा। फिर मासूम गांव वालों की जान बचाने जॉन ने खुद अपनी कुर्बानी देने का डिसीजन लिया ताकि टोरोनागा एटलीस्ट इस बहाने तो लोगों को मारना बंद कर दे। पर इससे पहले कि जॉन सेप्पुकु कर ले, टोरोनागा ने उसे रोक लिया। टोरोनागा चाहता है कि जॉन उसकी शिप रिबिल्ड करके टोरोनागा की फौज में शामिल हो जाए। बेसिकली टोरोनागा यहाँ जॉन को जिंदा रहने के लिए एक नया पर्पस देना चाहता है। ये सुनते ही जॉन भी मान गया कि चलो इसे टोरोनागा की फौज में एक तो ढंग का काम मिला। याबुशिगे के सेप्पुकु करने से पहले टोरोनागा ने उसके सामने कन्फेस किया कि उसी ने जानबूझकर जॉन की शिप डुबाई थी ताकि जॉन इंग्लैंड वापस जाने के बजाय यहीं जापान में अटका रहे। यानी शिप के डूबने के पीछे मारिको का कोई हाथ नहीं था। और नहीं, टोरोनागा ने जॉन को इसलिए नहीं रोका कि वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। नहीं, उसे तो जॉन को बस अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखना था। यहीं पर हमें और याबुशिगे को टोरोनागा के अंदर छुपी डार्क पर्सनैलिटी नजर आई। टोरोनागा ने याबुशिगे को बताया कि क्रिम्सन स्काई ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जो काम 1000 सोल्जर नहीं कर सकते वो टोरोनागा ने बस एक लेडी यानी लेडी मारिको की मदद से किया। लेडी मारिको ने ओसाका में सीन क्रिएट करके सबकी आंखें खोल दी और ओचिबा को भी इशिडो का असली चेहरा दिखाया। मारिको की मौत से प्रभावित होकर ओचिबा ने टोरोनागा को लेटर लिखकर बताया कि वो अब टोरोनागा के साइड है। काउंसिल के साथ वॉर के दौरान ओचिबा उसके बेटे यानी एयर की आर्मी को इशिडो के साथ नहीं भेजेगी। यानी फाइनल बैटल में इशिडो के साथ कोई बड़ा बैनर नहीं होगा। ओचिबा और एयर का साथ छूट जाते ही बाकी रीजन भी इशिडो के खिलाफ हो जाएंगे।
और इस तरह से तोरनागा तलवार निकालने से पहले ही ये लड़ाई जीत जाएगा। यानी ये खून खराबा रोकना तो बस दिखावा था। तोरनागा को खुद शुरू से ही शोगुन बनना था, पर तोरनागा ने पावर की बजाय अपने दिमाग का साथ लिया। तोरनागा इतना हरामी मानुस है कि खुद जॉन के शिप डुबाने के बाद भी वो उसके कल्प्रिट को ढूंढने मासूम गांव वालों का सर काट रहा था। यानी ये भाई साहब अपने प्लान को पूरा करने किसी भी हद तक जा सकते हैं। माना कि अगर बिग पिक्चर देखो तो तोरनागा ने बस लेडी मारिको और हिरोमात्सु जैसे गिने चुने लोगों की जान गंवाकर वॉर वाले बड़े खून खराबे को रोक लिया या एटलीस्ट कम कर दिया। बट फिर भी तोरनागा जितना सोफिस्टिकेटेड और परंपरा प्रतिष्ठा वाला लीडर बन रहा था वो उतना सीधा नहीं है। इसे भी बाकी रीजन्स की तरह जापान पर राज करना था। फर्क बस इतना था कि इचिडो ने तोरनागा को बहुत हल्के में ले लिया। यह सुनते ही याबुशिगे ने सेप्पुकु कर लिया। मरने से पहले याबुशिगे ने आखिरी विल के साथ ओमी को बताया था कि उसकी बॉडी को खेत में जंगली जानवरों के खाने के लिए फेंक दें, ताकि एटलीस्ट याबू मरने के बाद तो किसी के काम आए। फूजी के जाने से पहले जॉन उसे बोट में बिठाकर पानी के बीच ले गया ताकि फूजी अपने हस्बैंड और बच्चे की अस्थियां पानी में बहाकर फाइनली मूव ऑन कर सके। फूजी के कहने पर जॉन ने भी मारिको की रोजरी पानी में बहा दी, इंडिकेटिंग कि वो भी अपने इंग्लैंड वाली लाइफ भुलाकर यहीं जापान में रहेगा। इसका मतलब जॉन इंग्लैंड वापस नहीं जा रहा और एपिसोड के स्टार्ट में दिखाए गए उसके विजन्स बस उसका सपना था, अ ड्रीम ऑफ अ ड्रीम। एंड सीन में हमने देखा कि जॉन तोरनागा के सोल्जर्स की मदद से अपने शिप को किनारे पर लाने की कोशिश में था ताकि वो शिप की मरम्मत कर सके। ये देखकर बंटारो भी जॉन का हाथ बटाने चला आया, यानी अब इनके बीच भी दोस्ती हो जाएगी। बट जॉन ये नहीं जानता था कि चाहे वो कितनी बार भी शिप रिपेयर कर दे, तोरनागा उसे कभी जापान से बाहर जाने नहीं देगा। दूसरी तरफ तोरनागा अकेला अपने ख्यालों में गुम जापान के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। यस, सीजन 1, क्योंकि हाल ही में रूमर्स आ रहे हैं कि शोगुन का शायद सीजन 2 भी आएगा। होपफुली पैसा कमाने के चक्कर में सीरीज की बैंड न बजा दे। ओके, तो जो लोग नहीं जानते, शोगुन शो और नॉयल की कहानी थोड़ी थोड़ी रियल लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है। तोरनागा, जॉन और मारिको रियल पर्सन पर बेस्ड हैं, बट उनके एक्चुअल नाम अलग हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग सीजन फिनाले में बड़े से वॉर को ना देखकर थोड़े डिसअपॉइंट होंगे, बट ये सीरीज कभी वॉर से रिलेटेड थी ही नहीं। शुरू से ये सीरीज महान तोरनागा सामा के माइंड गेम्स पर बेस्ड थी और उसकी जीत दिखाने के लिए किसी हाई बजट फाइटिंग सीक्वेंस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे हिसाब से इस सीरीज का हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक था। वन ऑफ द बेस्ट शो ऑन टेलीविजन। इसे मिलते हैं पूरे 10 out of 10। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।